नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आरएसवस यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी में होता है जादू, हर मोड़ पर होता है रोमांच और एक्शन की दुनिया होती है बिल्कुल अनोखी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर नई कहानी की लेटेस्ट अपडेट। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आरएसवस, जहां हर कहानी है एक नई दुनिया। विवेक ने सिर हिलाया और अनिल को फोन लगाया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, अनिल की आवाज आई। विवेक, यंग मास्टर विशाल ने क्या कहा? वो मदद करेंगे ना? विवेक ने थोड़ा सोचकर जवाब दिया, अंकल अनिल, अब जब डायरेक्टर जनरल कमल इस मामले में दखल दे चुके हैं तो यंग मास्टर विशाल ने कहा कि उनके लिए सामने आना ठीक नहीं होगा। अरे, अनिल तुरंत घबरा गए। विवेक, प्लीज यंग मास्टर विशाल से फिर से रिक्वेस्ट करो। अगर वो आकृति और प्रेरणा को बचा लें तो हमारा जायसवाल परिवार कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। विवेक ने आह भरी और बोला, अंकल अनिल, यंग मास्टर विशाल ने साफ कह दिया कि अगर वो सामने नहीं आएंगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे। तुम कोई और रास्ता सोच लो। इतना कहकर विवेक ने फोन काट दिया। जायसवाल परिवार की हवेली में दूसरी मंजिल के एक कमरे में अनिल ने कटे हुए फोन को देखा और सोफे पर ढह गए। भाई, विवेक ने क्या कहा? यंग मास्टर विशाल मदद करेंगे ना? मुकेश जायसवाल ने जल्दी से पूछा। अनिल, बता ना, यंग मास्टर विशाल मदद करने को तैयार हैं। अरुणी ने भी बेचैनी से पूछा। अनिल ने सुन्न होकर सिर हिलाया। विवेक ने बताया कि डायरेक्टर जनरल कमल ने इस मामले में दखल दिया है, इसलिए यंग मास्टर विशाल इस बार सामने नहीं आएंगे। ये सुनते ही मुकेश जायसवाल और बाकी लोग तुरंत चुप हो गए। अरुणी पागलों की तरह रोने लगी। क्या आकृति और प्रेरणा को सचमुच जेल जाना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अनिल, कोई और रास्ता सोचो। और क्या रास्ता सोचूं? अनिल का चेहरा गुस्से से तमतमा गया और वो चिल्लाए, अगर यंग मास्टर विशाल भी मदद नहीं कर रहे तो दिल्ली में हम किसके भरोसे रहें? मैंने तो पहले ही उनसे कहा था कि अक्षय को उकसाना मत, लेकिन वो सुनती कहाँ हैं। अब ये मामला मेरे हाथ में नहीं है। इतना कहकर अनिल गुस्से में ऊपर चले गए। अरुणी चीखी और जमीन पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। उसी वक्त पूर्वी ब्रांच ऑफिस, आकृति और प्रेरणा अपनी बाहें सीने पर बांधे एक तरफ खड़ी थी। उनके चेहरों पर घमंड भरा था, उन्हें जरा भी घबराहट नहीं थी। तभी यूनिफॉर्म में कुछ लोग बाहर से अंदर आए। उनका लीडर एक तेज तर्रार युवती थी। वो थी रिया। कैप्टन रिया, तुम आ गईं। परमेश ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। रिया ने सिर हिलाया और पूछा, डायरेक्टर परमेश, वो लोग कहाँ हैं? परमेश ने आकृति और प्रेरणा की ओर इशारा किया। वो रही। रिया ने दोनों को देखा और बस हाथ हिलाकर बोली, ले चलो इन्हें। इस आदेश के साथ कुछ यूनिफॉर्म वाले लोग आगे बढ़े और हथकड़ियां निकालकर आकृति और प्रेरणा को हथकड़ी लगाने लगे। ये क्या कर रहे हो? तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। आकृति और प्रेरणा के चेहरों पर आखिरकार घबराहट दिखी। रिया की आंखें ठंडी हो गईं और बोली, तुमने जुर्म किया है, मैं तुम्हें क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकती? आकृति ने ठुड्डी उठाकर कहा, हम जायसवाल परिवार से हैं और हमारा चौधरी और पटेल परिवारों से बहुत अच्छा रिश्ता है। अगर तुमने हमें गिरफ्तार करने की हिम्मत की तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। रिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मुझे जायसवाल, चौधरी या पटेल परिवार से कोई मतलब नहीं। जुर्म किया है तो सजा भुगतनी पड़ेगी। अक्षय ने उस महिला को देखा और मन ही मन सोचा, ये औरत तो सचमुच इंसाफपसंद है। जब देखा कि रिया जरा भी नहीं डरी तो आकृति और प्रेरणा और ज्यादा घबरा गईं। आकृति ने जल्दी से कहा, मुझे एक कॉल करनी है। रिया ने बेसब्री से हाथ हिलाया और बोली, जल्दी करो। आकृति ने गहरी सांस ली और फौरन फोन निकालकर अपने पिता को कॉल किया, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। फिर उसने अपनी मां को कॉल किया। कॉल जल्दी कनेक्ट हो गई। कॉल के बाद आकृति पूरी तरह सन्न रह गई। उसका चेहरा राख की तरह सफेद हो गया और उसका फोन जमीन पर गिर गया। प्रेरणा को अभी तक नहीं पता था कि क्या हुआ। उसने जल्दी से कहा, दी, परिवार ने क्या कहा? हम ठीक तो हैं ना? यंग मास्टर विशाल हमारी रक्षा करेंगे, है ना? आकृति की आंखें लाल हो गईं और वो सिसकते हुए बोली, मम्मी ने कहा कि इस बार यंग मास्टर विशाल हमारी रक्षा नहीं करेंगे। क्या? प्रेरणा का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसे लगा कि उसके पैर कमजोर हो गए और वो लगभग गिर पड़ी। उसने जोर जोर से सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, ये मुमकिन नहीं। यंग मास्टर विशाल हमारी परवाह न करें, ये हो नहीं सकता। हो गया। रिया ने दोनों को तिरस्कार भरी नजरों से देखा और फिर हाथ हिलाया, ले चलो इन्हें। हाँ, यूनिफॉर्म वाले लोगों ने जवाब दिया और आकृति और प्रेरणा को बाहर ले गए। नहीं, 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 मैं जेल नहीं जाना चाहती, मैं जेल नहीं जाना चाहती। आकृति सन्न थी। उसने अक्षय से नाक आंसुओं के साथ गुहार लगाए, अक्षय, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया। प्लीज, इस बार हमें माफ कर दो। हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। आकृति रोने लगी। आंसुओं से उसका चेहरा भीग गया।
वो गला फाड़कर गिड़गिड़ाए, अक्षय प्लीज हमें छोड़ दो, हमें सचमुच अपनी गलती का एहसास हो गया। अक्षय ने दोनों को ठंडी नजरों से देखा और बोला, मैंने तुम्हें पहले ही कई मौके दिए लेकिन तुमने उनकी कदर नहीं की। हर किसी को अपने किए की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है और तुम भी इसका अपवाद नहीं हो। इतना कहकर अक्षय ने पीछे मुड़कर आकृति और प्रेरणा को इग्नोर कर दिया। निराश भरी चीखों के बीच आकृति और प्रेरणा को बाहर ले जाया गया। रिया ने अनन्या की ओर देखा और पूछा, तुम चौहान परिवार की सबसे बड़ी बेटी अनन्या हो ना? हाँ बिल्कुल, अनन्या ने सिर हिलाया और पूछा, मैं तुम्हें कैसे जानूं? रिया ने जवाब दिया, मेरा नाम रिया है, मैं दिल्ली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की पहली टीम की कैप्टन हूँ। हेलो मिस रिया। अनन्या ने हाथ बढ़ाया और रिया से हाथ मिलाया। उसे इस तेज तर्रार, खूबसूरत और इंसाफपसंद औरत से अच्छा इंप्रेशन मिला। ये औरत ना तो अमीर परिवारों से डरती थी और ना ही किसी के दबाव में आती थी। रिया ने अनन्या को गौर से देखा और मुस्कुराकर बोली, दिल्ली की मशहूर ब्यूटीफुल प्रेसिडेंट के बारे में सुना था। अब समझ आया कि तुम इस लड़के को क्यों भाग गई और वो तुम्हारा असिस्टेंट बनने को तैयार हो गया। अनन्या ने अक्षय की ओर अजीब नजरों से देखा। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अक्षय ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, पिछली बार कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ते वक्त हमारी मुलाकात हुई थी। ओह, अनन्या ने समझते हुए सिर हिलाया। रिया ने फिर पूछा, मिस्टर अक्षय, तुमने मेरे पिछले सुझाव पर सचमुच विचार नहीं किया? नहीं, अक्षय ने सिर हिलाया। रिया ने दांत पीसे और बोली, अगर भविष्य में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी तो क्या तुम मदद करोगे? अक्षय ने कंधे उचकाए, देखो मेरा मूड कैसा है। तुम? रिया गुस्से में पैर पटकने लगी, तुमसे बात करना सचमुच मुश्किल है। HMPH, फिर मिलते हैं। अरे नहीं, उम्मीद है कि दोबारा ना मिलें। अक्षय को घूरने के बाद रिया गुस्से में चली गई। रिया के जाने के बाद अनन्या ने उत्सुकता से पूछा, अक्षय, मिस रिया ने जो सुझाव की बात की वो क्या था? अक्षय ने लाचार होकर कहा, ये औरत चाहती है कि मैं उनके लिए काम करूं। उसने कहा कि मेरे स्किल्स को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसा है? अनन्या ने सिर हिलाया और अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़कर बोली, लेकिन मुझे लगता है कि मिस रिया तुम्हें जिस तरह देख रही थी उसमें कुछ तो गड़बड़ थी। अक्षय ने हंसकर कहा, हाँ जरूर गड़बड़ थी। ये औरत तो मेरे कायल हो चुकी है। वो मुझे बहुत एडमायर करती है। नार्सिसिस्ट। अनन्या ने अक्षय को आंखें तरेर कर देखा और फिर खड़ी हो गई, रात हो रही है, चलो घर चलें। ठीक है। अक्षय ने सिर हिलाया और अनन्या के साथ पूर्वी डिवीजन पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। आधी रात, दिल्ली पीपल्स हॉस्पिटल, एक स्पेशल केयर वार्ड में तोजी, केविन, ओरिस्टन और डोनाल्ड बिस्तर पर पड़े थे। हालांकि उनकी जान को अब खतरा नहीं था, लेकिन वो अपनी बाकी जिंदगी बिस्तर पर ही बिताएंगे। इसके अलावा उनके दंतियन ऊर्जा केंद्र पूरी तरह टूट चुके थे और अब वो कभी कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स के लिए ये उनको मार देने से भी बदतर था। उस वक्त जापान के अलग अलग कराटे स्कूलों के कराटे मास्टर्स चारों के सामने रो रहे थे। तोजी, केविन, ओरिस्टन, डोनाल्ड, तुम्हें हमारे लिए इंसाफ करना होगा। दिल्ली के मार्शल अलायंस वाले बहुत नीच हैं। उन्होंने हमारे 28 कराटे स्कूलों को बाहर निकाल दिया और हमारे कई लोगों को चोट पहुंचाई। हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सबके रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर तोजी और बाकी तीनों बहुत परेशान हो गए। डोनाल्ड ने दांत पीसकर कहा, सब लोग चिंता मत करो, हम अगले 2 दिनों में मास्टर से संपर्क करेंगे और उन्हें भारत बुलाएंगे। ओरिस्टन ने भी गुस्से में कहा, बस मास्टर को तैयार करना है, फिर चाहे वो चिरंतन हो या वो अक्षय नाम का लड़का, सब मरेंगे। केविन ने भी गुस्से में कहा, अगर मास्टर को पता चला कि हम अपंग हो गए तो वो जरूर गुस्सा होंगे और हमारा बदला लेकर उन लोगों को मार डालेंगे। तोजी ने भी जहरीले अंदाज में कहा, मुझे बदला लेना ही है। मैं चाहता हूं कि अक्षय मरे और चिरंतन और बाकी लोगों को भी छोड़ना नहीं है। शानदार, ये बहुत अच्छा है। अगर हम मार्शल किंग रियल्म के एक्सपर्ट को बुला लें तो वो लोग जरूर मरेंगे। मार्शल किंग रियल्म के भगवान बहुत ताकतवर हैं। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वो दिल्ली आएंगे। सभी हॉल मास्टर्स की आंखों में उत्साह और उम्मीद चमक रही थी। अगले दिन अक्षय और अनन्या कंपनी पहुंचे ही थे कि एलिना दौड़कर उनके पास आई। प्रेसिडेंट चौहान, तुम आखिरकार आ गईं। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अनन्या ने कंफ्यूज होकर पूछा। एलिना ने लाचार होकर कहा, प्रेसिडेंट चौहान, आधे घंटे पहले प्रेसिडेंट स्वाति, प्रेसिडेंट वीरेन और प्रेसिडेंट फिल्डियश कंपनी में आए। वो तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम? अनन्या हैरान हुई, प्रेसिडेंट स्वाति और बाकी लोग मुझसे क्यों मिलने आए? कुछ गड़बड़ है, एलिना ने जवाब दिया। प्रेसिडेंट स्वाति और बाकियों ने कहा कि हमारे नए प्रोडक्ट्स की सेल्स बहुत जबरदस्त है। सिर्फ एक रात में उनके पास का सारा माल बिक गया, इसलिए वो पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे पास और स्टॉक है और पहले उन्हें दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी बॉसेज का माल भी बिक चुका है और वो ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अरे, अनन्या हैरान रह गई, सिर्फ एक रात में 3 लाख क्रेट्स का माल बिक गया।
हाँ प्रेसिडेंट चौहान, अलिना ने कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। चलो पहले प्रेसिडेंट स्वाति और बाकियों से मिलते हैं। अनन्या ने गहरी सांस ली और ऑफिस की ओर चल पड़ी। अक्षय और अलिना उनके पीछे पीछे चले। हालांकि सुबह का वक्त था, लेकिन ऑफिस एरिया के कर्मचारी पहले से ही व्यस्त थे। उनके फोन लगातार बज रहे थे। एक कर्मचारी तुरंत अनन्या के पास आया। प्रेसिडेंट चौहान, हमारे पास और स्टॉक है। मैंने आज सुबह से अब तक दर्जनों कॉल्स रिसीव किए। हर कॉल में पूछा जा रहा है कि और माल है या नहीं। हाँ प्रेसिडेंट चौहान, मुझे भी दर्जनों कॉल्स आए। प्रेसिडेंट चौहान, मुझे तो लगभग 100 कॉल्स आ चुके हैं। बाकी कर्मचारी भी एक एक करके बोलने लगे। अनन्या ने लाचार होकर मुस्कुराया और बोली, टाइम की कमी की वजह से हमारे पास अभी स्टॉक नहीं है। बॉसेज को बोल दो कि थोड़ा इंतजार करें। जैसे ही दूसरा बैच तैयार होगा हम तुरंत सबको बांट देंगे। इतना कहकर अनन्या जल्दी से ऑफिस की ओर बढ़ गई। ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर अनन्या ने दरवाजा खटखटाया और उसे धक्का देकर खोला। उसने देखा कि स्वाति, वीरेन और फिल्दियश सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अनन्या को देखते ही स्वाति और बाकी दो लोग जल्दी से खड़े होकर उनका स्वागत करने आए। प्रेसिडेंट चौहान, तुम आखिरकार आ गईं। अगर तुम ना आती तो हम तुम्हारे घर चले जाते। प्रेसिडेंट चौहान, हमारे पास और स्टॉक है। कल रात से अब तक मेरे फोन की हालत खराब हो चुकी है। हाँ, मैंने तो फोन ही बंद कर दिया। अनन्या ने हाथ फैलाकर कहा। प्रेसिडेंट स्वाति, प्रेसिडेंट वीरेन, प्रेसिडेंट फिल्दियश, मुझे नहीं पता था कि नए प्रोडक्ट की सेल्स इतनी जबरदस्त होगी, इसलिए हमने सिर्फ 3 लाख क्रेट्स बनाए। हमारे पास सचमुच और स्टॉक नहीं है। अगर और माल चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। हालांकि स्वाति और बाकी दो लोग इस नतीजे की उम्मीद कर रहे थे, फिर भी वो थोड़ा उदास हो गए। अनन्या ने उन्हें दिलासा दिया, तुम तीनों को उदास होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा इंतजार कर लो। वैसे भी हमारे नए प्रोडक्ट की सेल्स इतनी अच्छी है, इंतजार करने में कोई नुकसान नहीं है। स्वाति ने सिर हिलाया और बोली, ठीक है प्रेसिडेंट चौहान, तुम्हें जल्दी करना होगा। वीरेन ने भी कहा, प्रेसिडेंट चौहान, हमें जल्दी करना होगा। हमें इस पॉपुलैरिटी का फायदा उठाकर जितनी जल्दी हो सके डिंगशेंग बायोमेडिकल से मार्केट छीन लेना चाहिए। डिंगशेंग बायोमेडिकल को अब इस सिचुएशन के बारे में पता चल गया होगा तो वो जरूर इसका मुकाबला करने की सोचेंगे। अगर उन्होंने बेहतर प्रोडक्ट्स बनाए तो हालात हमारे लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। अनन्या को बोलने का मौका मिलने से पहले अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, प्रेसिडेंट वीरेन, चिंता मत करो, ये तो बस शुरुआत है। डिंगशेंग बायोमेडिकल बाद में कोई भी प्रोडक्ट बनाए, हम उसका आसानी से मुकाबला कर लेंगे। ये जेड काउंटेनेंस ब्यूटी मास्क तो बस पहला प्रोडक्ट है। हम भविष्य में और ज्यादा और बेहतर प्रोडक्ट्स बनाएंगे। वीरेन ने हंसकर कहा, ये बात सही है। डॉक्टर अक्षय के रहते हुए मुझे डर नहीं कि हमारे पास अच्छे नुस्खे की कमी होगी। बिल्कुल, डॉक्टर अक्षय तो भगवान जैसे हैं। उनका कोई भी नुस्खा डिंगशेंग बायोमेडिकल को हरा सकता है। फिल्दियश ने तारीफ की। अक्षय हंसने और रोने के बीच में था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट चौहान को और परेशान मत करो। जाओ, अपना काम करो, माल मिलने का इंतजार करो। अनन्या ने फिल्दियश से कहा, प्रेसिडेंट फिल्दियश, चूंकि नए प्रोडक्ट्स की सेल्स इतनी अच्छी है, हमारी हुआमेई बायोमेडिकल प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। तुम्हारी साइड से कच्चे माल की सप्लाई को बनाए रखना। समझ गया, समझ गया। फिल्दियश ने बार बार सिर हिलाया और बोला, आगे से हमारी बाउलिन मेडिसिनल हर्ब्स कंपनी हुआमेई बायोमेडिकल को जितना हो सके उतना हर्ब्स देगी। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं तुम्हारा पहले से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रेसिडेंट फिल्दियश। वैसे प्रेसिडेंट चौहान, क्या तुमने दूसरे प्रांतों और शहरों में एजेंट्स ढूंढने के बारे में सोचा है ताकि हमारे मास्क को वहां बेच सकें? उस वक्त वीरेन ने बोलना शुरू किया। हाँ, मैं भी कल रात यही सोच रही थी। हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं, मुझे लगता है कि हम मार्केट को और बढ़ा सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, मुझे यकीन है कि हमारे प्रोडक्ट्स दूसरे प्रांतों और शहरों में भी खूब बिकेंगे। स्वाति और फिल्दियश ने भी जोड़ा। अब वो पूरी तरह खुद को हुआमेई बायोमेडिकल का हिस्सा मानने लगे थे और स्वाभाविक रूप से चाहते थे कि हुआमेई बायोमेडिकल और बेहतर हो। अनन्या ने कहा, प्रेसिडेंट स्वाति, प्रेसिडेंट वीरेन, प्रेसिडेंट फिल्दियश, मैंने भी मार्केट बढ़ाने के बारे में सोचा है, लेकिन अभी इसका सही वक्त नहीं है। हमारा मुख्य प्रोडक्ट अभी सिर्फ जेड काउंटेनेंस ब्यूटी मास्क है। अगर हम दूसरे मार्केट्स में जाएंगे तो शायद हम उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे। इसलिए मैं धीरे धीरे और स्थिर तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ। दिल्ली के मार्केट को स्थिर करने और कुछ और मुख्य प्रोडक्ट्स बनाने के बाद मैं मार्केट बढ़ाने के बारे में सोचूंगी। वीरेन ने प्रशंसा के साथ कहा, प्रेसिडेंट चौहान, तुम सचमुच दूर की सोचती हो। मैं तो बस थोड़ी सी खुशी में अंधा हो गया था और बाद की सिचुएशन के बारे में नहीं सोचा। स्वाति ने सिर हिलाया और बोली, प्रेसिडेंट चौहान, तुम्हारी चिंताएं सही हैं। हमें सुरक्षित खेलना होगा। दिल्ली का मार्केट स्थिर करने के बाद दूसरे मार्केट्स में जाने में कोई हर्ज नहीं है। फिल्दियश ने हंसकर कहा, प्रेसिडेंट चौहान, तुम्हारा विजन सचमुच बड़ा है।
मुझे यकीन है कि हुआवेई बायोमेडिकल भविष्य में भारत का मशहूर ब्रांड बनेगा। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन प्लीज मेरे साथ मिलकर मेहनत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। अगर भविष्य में सचमुच मार्केट बढ़ाना हुआ तो तुम तीनों को मेरे वैंगार्ड बनना होगा। बिल्कुल प्रेसिडेंट चौहान, तुम पीछे से कमान संभालो, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। चलो हुआवेई बायोमेडिकल को हर घर में मशहूर करते हैं। स्वाति, वीरेन और फिल्दियश ने एक एक करके वादा किया। उनकी आंखों में भविष्य के लिए उम्मीद चमक रही थी। उसके बाद उन्होंने थोड़ी और बातचीत की, फिर स्वाति और बाकी 2 लोग ऑफिस से चले गए। तीनों के जाने के बाद अलिना भी अपने काम पर चली गई। पूरा ऑफिस में सिर्फ अक्षय और अनन्या रह गए। अनन्या फ्रेंच विंडो के सामने खड़ी थी और बाहर देख रही थी। उसने आह भरी और बोली, मुझे सचमुच नहीं पता था कि हमारे बनाए 3 लाख क्रेट्स के प्रोडक्ट्स सिर्फ एक रात में बिक जाएंगे। पहले हमें चिंता थी कि प्रोडक्ट्स बिकेंगे नहीं, लेकिन अब हमारे प्रोडक्ट्स की सप्लाई डिमांड से कम पड़ रही है। अक्षय भी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया और मुस्कुराकर बोला, अनन्या, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हें मेरे नुस्खे और हमारे प्रोडक्ट पर भरोसा रखना होगा। अनन्या ने अक्षय की ओर देखा, उसकी नजरें नर्म थीं। थैंक यू अक्षय, अगर तुम्हारी मदद ना होती तो शायद हमारी हुआवेई बायोमेडिकल इस संकट से नहीं उबर पाती। अक्षय ने भौहें उठाईं और मुस्कुराकर पूछा, तो क्या हम अब भी सगाई तोड़ रहे हैं? अभी नहीं, अनन्या ने होंठ फुलाए और जोड़ा, लेकिन मुझे अभी तुम्हें थोड़ा और टेस्ट करना है। अभी भी टेस्ट करना है? अक्षय तुरंत उदास हो गया। बिल्कुल टेस्ट करना है। अनन्या ने अक्षय को देखा और होंठ फुलाकर बोली, अगर तुम अनिच्छुक हो तो छोड़ दो। अक्षय ने जल्दी से कहा, टेस्ट ही तो है ना, जो भी तुम फेंको मैं झेल लूंगा। अनन्या भी मुस्कुराई, फिर उसने टॉपिक बदला, अक्षय, नए प्रोडक्ट्स की सेल्स अब इतनी अच्छी है, मुझे लगता है कि हमें इस मोमेंटम का फायदा उठाकर इस मास्क का प्रोडक्शन जारी रखते हुए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि डिंग शेंग बायोमेडिकल चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा, वो जरूर नए प्रोडक्ट्स डेवलप करके हमसे मुकाबला करेंगे। इसलिए हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए और डिंग शेंग बायोमेडिकल से मुकाबला करना होगा। बिल्कुल सही कहा। अक्षय ने सिर हिलाया और पूछा, अनन्या, तुम्हें लगता है कि अगला प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? अनन्या ने थोड़ा सोचा और बोली, कुछ समय पहले मैंने भी कुछ लोगों को मार्केट रिसर्च के लिए भेजा था। आजकल लोग बहुत ज्यादा सामाजिक दबाव में हैं और देर रात तक जागते हैं, जिससे उनके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और लिवर व किडनी में समस्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि अगर हम बालों के झड़ने का इलाज करने वाला प्रोडक्ट और किडनी व लिवर को पोषण देने वाला प्रोडक्ट डेवलप कर सकें, और अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स का असर अच्छा हुआ तो ये मार्केट में फिर से तहलका मचा देंगे। और मुझे लगता है कि डिंग शेंग बायोमेडिकल के प्रोडक्ट्स भी इन्हीं 2 क्षेत्रों पर फोकस करेंगे। अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, ये तो बिल्कुल ठीक है, मेरे पास ऐसा नुस्खा है। सचमुच? अनन्या हैरान हुई, तुम्हारे पास ऐसा नुस्खा भी है? बिल्कुल, अक्षय ने हंसकर कहा, मेरे पास दुनिया के सारे प्राचीन नुस्खे तो नहीं हैं, लेकिन कम से कम 70-80% तो हैं। ये? अनन्या अवाक रह गई और कुछ देर तक कुछ बोल नहीं पाए। अक्षय सीधे डेस्क की ओर गया, उसने पेन और कागज उठाया और 2 नुस्खे लिख डाले। फिर उसने कागज अनन्या को दिया और बोला, ये पहला नुस्खा है, लुओशेन हेयर नर्चरिंग सीरम। ये काओवेई की खूबसूरत ज़ेनमी द्वारा इस्तेमाल किया गया प्राचीन नुस्खा है। ये बालों के झड़ने के इलाज में चमत्कारी असर दिखाता है। दूसरा नुस्खा है, 7 खजाने की मजबूती गोली। ये दाओवादी संप्रदायों से चला आ रहा प्राचीन नुस्खा है। ये प्लीहा, किडनी, लिवर की सुरक्षा और हृदय को पोषण देने में चमत्कारी असर दिखाता है। अनन्या ने कागज लिया, उसके हाथ कांप रहे थे जैसे कि उसे इन कागजों का वजन महसूस हो रहा हो। जेड काउंटेनेंस ब्यूटी मास्क की पॉपुलैरिटी देखने के बाद उसे साफ पता था कि अक्षय का दिया हुआ नुस्खा बेशकीमती है। एक बार इस नुस्खे के हिसाब से प्रोडक्ट डेवलप हुआ तो इसकी सेल्स फिर से धमाका कर देगी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी इतना कीमती नुस्खा उसे ऐसे ही दे देगा। उस पर इतना भरोसा करने के लिए कितना विश्वास चाहिए। क्या सोच में पड़ गई। अक्षय ने मुस्कुराकर कहा, अनन्या, इन 2 नुस्खों को अच्छे से संभाल कर रखो। इन्हें जितनी जल्दी हो सके टीम लीडर नवीश को दे दो और रंगता में शुरू करने को बोलो। ठीक है। अनन्या ने जोर से सिर हिलाया और जल्दी से कागज संभाल लिया। अक्षय ने अंगड़ाई ली और बोला, ठीक है, मैं अब तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करता। अगर कुछ हो तो मुझे कॉल करना। इतना कहकर अक्षय ऑफिस से बाहर निकल गया। अक्षय, रुको। अनन्या ने अचानक अक्षय को रोका। क्या हुआ? कुछ और है? अक्षय ने पीछे मुड़कर पूछा। अनन्या की खूबसूरत आंखें इधर उधर घूमी और उसने पूछा, क्या तुम्हें भगवान ने मुझे बचाने और संभालने के लिए भेजा है? अक्षय ने हंसकर कहा, ऐसा कह सकती हो, लेकिन तुम्हें भी भगवान ने मुझे बचाने के लिए भेजा है। जोरदार हंसी के साथ अक्षय ऑफिस से चला गया। यहां तक कि जब ऑफिस का दरवाजा बंद हुआ तब भी अनन्या थोड़ी कंफ्यूज थी। ये लड़का क्या कह रहा था?
उसने क्यों कहा कि वो भी उसे बचाने के लिए भगवान ने भेजी है? क्या अजीब लड़का है। उसी वक्त रैनकान प्राइवेट हॉस्पिटल, विशाल अभी भी बिस्तर पर आराम कर रहा था। कुछ नर्सें उसकी ड्रेसिंग बदल रही थीं। इस बीच प्रिया हुआमेई बायोमेडिकल की सिचुएशन की रिपोर्ट दे रही थी। भाई, कल रात 1 बजे से हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट्स की सेल्स तेजी से बढ़ी। सुबह 5 बजे तक हुआमेई बायोमेडिकल के बनाए 3 लाख क्रेट्स के सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट्स की अब डिमांड इतनी है कि सप्लाई कम पड़ रही है और इंटरनेट पर हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट की बहुत पब्लिसिटी हो रही है। बस करो, विशाल ने अपनी मुट्ठियां भींची और गुस्से में चिल्लाया। उसकी देखभाल कर रही नर्सें उसके इस गुस्से से डर गईं और कांपने लगीं। प्रिया ने नर्सों से कहा, तुम लोग पहले चली जाओ। नर्सों ने सिर हिलाया और वार्ड से चली गईं। नर्सों के जाने के बाद विशाल की आंखें खून की तरह लाल थीं और वो गुस्से में बोला, पहले हुआमेई बायोमेडिकल दिवालिया होने की कगार पर था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो फिर से जिंदा हो जाएगा। हमारी सारी योजनाएं बर्बाद हो गईं। कमबख्त, सचमुच कमबख्त। उसने लंबी सांस ली और पूछा, प्रिया, डिंगशेंग बायोमेडिकल की सिचुएशन अब कैसी है? प्रिया ने भौहें सिकुड़ी और बोली, अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है का क्या मतलब? विशाल का चेहरा और सख्त हो गया। कंपनी की सिचुएशन सच सच बता, कुछ मत छुपाओ। हाँ भाई, प्रिया ने सिर हिलाया और हिम्मत जुटाकर बोली, भाई, कल रात 1 बजे से अब तक हमारे प्रोडक्ट्स की सेल्स में भारी गिरावट आई है। 5% की गिरावट हो चुकी है और अभी भी गिर रही है। जिन बॉसेज ने हमसे ऑर्डर किया था और जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स खरीदे थे वो अब रिफंड मांग रहे हैं। और इंटरनेट पर हर कोई हमारे प्रोडक्ट्स की तुलना हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट्स से कर रहा है। सब कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स हर तरह से हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट्स से कमजोर हैं। अगर यही हाल रहा तो हुआमेई बायोमेडिकल शायद दिल्ली का मार्केट फिर से हथिया लेगा। प्रिया की रिपोर्ट सुनने के बाद विशाल का चेहरा और गहरा हो गया और वो बहुत देर तक चुप रहा। प्रिया ने सावधानी से पूछा, भाई, अब हमें क्या करना चाहिए? विशाल ने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की। उसने कहा, अब तुम 4 काम करो। पहला, कुछ फेक रिव्यूअर्स हायर करो और बाद में इंटरनेट पर पब्लिक ओपिनियन बनाओ। कहो कि हुआमेई बायोमेडिकल के नए प्रोडक्ट में भारी साइड इफेक्ट्स हैं। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट्स की कीमत कम करो और तरह तरह की छूट वाली स्कीम्स लाओ ताकि सेल स्थिर रहें। तीसरा, उन बॉसेज और पब्लिक को स्थिर करने की पूरी कोशिश करो। मैं मुआवजा देने को तैयार हूं, लेकिन उन्हें माल वापस नहीं करने देना। चौथा, हुआमेई बायोमेडिकल के कच्चे माल की सप्लाई को किसी तरह रोक दो ताकि वो प्रोडक्ट्स बनाना जारी न रख सकें। ठीक है भाई, प्रिया ने सिर हिलाया और बोली, लेकिन भाई, मुझे डर है कि हम सिर्फ अस्थायी तौर पर इस नुकसानदायक सिचुएशन को स्थिर कर पाएंगे। अगर हमें हुआमेई बायोमेडिकल को दबाना है तो हमें बेहतर नए प्रोडक्ट्स डेवलप करने का तरीका सोचना होगा। ये तो मुझे भी पता है। चिंता मत करो, मैं राजधानी की उस प्राचीन आयुर्वेदिक फैमिली से संपर्क करूंगा और दूसरे नुस्खे खरीदना जारी रखूंगा। विशाल ने जवाब दिया, तुम बस वही करो जो मैंने कहा। हाँ, प्रिया ने सिर हिलाया और वार्ड से चली गई। प्रिया के जाने के बाद विशाल ने जहरीले अंदाज में बुदबुदाया, अनन्या, मेरे साथ लड़ने की सोचना भी मत। हुआमेई बायोमेडिकल के अंदर असिस्टेंट के ऑफिस में अक्षय अपनी सीट पर बैठा था और आंखें बंद करके कल्टीवेटिंग कर रहा था। थोड़ी देर कल्टीवेटिंग करने के बाद उसे लगा कि इससे ज्यादा मदद नहीं मिल रही, तो उसने कल्टीवेटिंग बंद कर दी और गहरी सोच में पड़ गया। इस दौरान वो हर रात कल्टीवेट करता था, लेकिन जब से उसकी कल्टीवेशन लेवल आधार मंडल रियल्म के लेट स्टेज में पहुंची, तब से आगे ब्रेक थ्रू के कोई संकेत नहीं मिले। सिर्फ स्पिरिट गैदरिंग पिल पर निर्भर रहना शायद मुमकिन नहीं था, इसलिए उसने इंपीरियल रिवर कोर्ट के विला नंबर 8 के आसपास एक स्पिरिट गैदरिंग एरे लगाने के बारे में सोचा ताकि विला में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा इकट्ठा हो सके और वो उसका इस्तेमाल कल्टीवेशन के लिए कर सके। पहले उस बूढ़े ने पहाड़ में एक स्पिरिट गैदरिंग एरे लगाया था ताकि उसकी कल्टीवेशन में मदद हो, लेकिन समस्या ये थी कि स्पिरिट गैदरिंग एरे को एरे के केंद्र के रूप में स्पिरिट स्टोन्स की जरूरत थी। अब जब पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी कम थी तो स्पिरिट स्टोन्स कहां से मिलेंगे? अक्षय ने पहले भी सोचा था कि स्पिरिट स्टोन्स की जगह जेड स्टोन का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आम जेड में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत कम थी। उसकी तुलना स्पिरिट स्टोन्स से नहीं की जा सकती थी। स्पिरिट स्टोन्स की जगह लेने वाली एकमात्र चीज थी टॉप ग्रेड जेड, लेकिन स्पिरिट गैदरिंग एरे लगाने के लिए बहुत सारे टॉप ग्रेड जेड की जरूरत थी। इतने सारे टॉप ग्रेड जेड कहां से मिलेंगे? पैसे से खरीदने की कोशिश भी की तो शायद ना मिलें। ये एक बड़ी समस्या थी। जब अक्षय गहरी सोच में डूबा था तभी उसके कानों में एक आवाज आई, असिस्टेंट अक्षय, असिस्टेंट अक्षय। अक्षय ने अपने विचार वापस खींचे और पीछे मुड़ा तो देखा कि एलिना उसके सामने खड़ी थी। असिस्टेंट एलिना, क्या हुआ? कोई बात है? अक्षय ने कंफ्यूज होकर पूछा।
अलिना ने मुस्कुराकर कहा, असिस्टेंट अक्षय, प्रेसिडेंट चौहान ने मुझे कल रात 10,000 रुपये का बोनस दिया। मैं अब तुम्हारे पैसे लौटा देती हूँ। अक्षय ने सिर हिलाया और बोला, असिस्टेंट अलिना, मैंने पहले ही कहा था कि 10,000 रुपये लौटाने की इतनी जल्दी मत करो। पहले इसका इस्तेमाल कर लो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अलिना ने सिर हिलाया और बोली, असिस्टेंट अक्षय, मुझे किसी का एहसान रखना बिल्कुल पसंद नहीं। तो असिस्टेंट अक्षय, मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। फिर ठीक है। अक्षय ने लाचार होकर मुस्कुराया और अलिना को अपना अकाउंट नंबर दे दिया। जल्द ही 10,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। लेकिन तभी उसके फोन पर एक कॉल आई। कॉलर आईडी पर नक्षित का नाम था। अक्षय ने जल्दी से कॉल उठाई और पूछा, एल्डर नक्षित, तुम सुबह सुबह मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? क्या बात है? नक्षित ने बेचैनी से कहा, मास्टर, जल्दी आओ और एल्डर फेरोज को देखो। वो मरने वाले हैं। मरने वाले हैं? इसका क्या मतलब है? अक्षय हैरान रह गया। नक्षित ने कहा, मुझे नहीं पता कि एल्डर फेरोज को क्या हुआ, लेकिन उनमें जहर फैल गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जहर बहुत खतरनाक है। हसनैन, अरिंदम और मैं इसे निकाल नहीं पा रहे। अब हम बस एल्डर फेरोज को जिंदा रख पा रहे हैं। अगर जहर नहीं निकाला गया तो एल्डर फेरोज मर जाएंगे। अक्षय ने भौहें सिकुड़ी और पूछा, तुम लोग अभी कहाँ हो? मैं अभी आता हूँ। नक्षित ने कहा, हम एल्डर फेरोज के मेडिकल सेंटर के मेन शॉप मिस्टिक मेडिकल पैविलियन में हैं। ठीक है, समझ गया। अक्षय ने जवाब दिया और फोन काट दिया। फोन काटने के बाद अक्षय ने अलिना से कहा, असिस्टेंट अलिना, मुझे कुछ काम है। अगर बाद में प्रेसिडेंट चौहान पूछें तो उन्हें बता देना। ठीक है। अलिना ने सहमति में सिर हिलाया। फिर अक्षय जल्दी से कंपनी से निकला। उसने टैक्सी ली और सीधे मिस्टिक मेडिकल पैविलियन के मेन शॉप की ओर चल पड़ा। 20 मिनट से ज्यादा समय बाद अक्षय मिस्टिक मेडिकल पैविलियन के मेन शॉप पर पहुंचा। एक मेडिकल स्टाफ की अगुवाई में अक्षय सीधे तीसरी मंजिल के एक कमरे में गया। मास्टर, तुम आखिरकार आ गए। मास्टर, जल्दी देखो, एल्डर फेरोज को क्या हुआ है। हमें सिर्फ इतना पता है कि एल्डर फेरोज को जहर दिया गया है, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा जहर है। अक्षय को देखते ही नक्षित, हसनैन और अरिंदम ने उसका स्वागत किया। तीनों के अक्षय को संबोधन सुनकर कमरे में मौजूद कुछ डॉक्टर्स और अक्षय को ऊपर लाने वाला मेडिकल हॉल स्टाफ हैरान रह गया। ये क्या सिचुएशन थी? ये नौजवान सचमुच तीनों डिवाइन डॉक्टर्स का मास्टर था। मेडिकल सेंटर का स्टाफ पेट भर शौक और कंफ्यूजन के साथ कमरे से चला गया। डॉक्टर नक्षित, डॉक्टर हसनैन, डॉक्टर अरिंदम, क्या ये मिस्टर अक्षय सचमुच तुम्हारे मास्टर हैं? एक मिडिल एज डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, हसनैन ने सिर हिलाया और बोला, सिर्फ हम ही नहीं, बल्कि तुम्हारा मास्टर एल्डर फेरोज भी मास्टर का शिष्य है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? डॉक्टर्स अवाक रह गए। उन्हें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। नक्षित ने कहा, अगर हमारे मास्टर भी एल्डर फेरोज को नहीं बचा पाए तो दिल्ली में कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। कुछ डॉक्टर्स को नक्षित की बात पर शक था। वो देखना चाहते थे कि अक्षय में कितनी काबिलियत है। अक्षय ने और कुछ नहीं कहा। वो सीधे बिस्तर की ओर गया और बिस्तर पर पड़े फेरोज को देखा। उस वक्त फेरोज की छाती में 10 से ज्यादा सिल्वर सुइयां गड़ी थीं। उनके होंठ काले पड़ गए थे, चेहरा काला हो गया था और उनकी छाती पूरी तरह काली थी। अक्षय ने गहरी आवाज में कहा, उन्हें सचमुच जहर दिया गया है। मास्टर, एल्डर फेरोज को कौन सा जहर हुआ है? अरिंदम ने जल्दी से पूछा। मुझे अभी यकीन नहीं है। मैं पहले एल्डर फेरोज की नब्ज देखता हूँ। अक्षय ने जवाब दिया और फेरोज की नब्ज पकड़कर जांचने लगा। कुछ मिनट बाद अक्षय ने अपना हाथ वापस खींचा और बोला, एल्डर फेरोज को एक बहुत ही दुर्लभ जहर हुआ है। इस जहर का नाम है 9 डेथर्स पाउडर। ये जहर 10 तरह की बहुत जहरीली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। वो हैं कच्चा स्ट्राइकनाइन, कच्चा एकोनाइट रूट, कच्चा एकोनाइट, कच्चा व्हाइट मॉन्कशूट, कच्चा अरिसेमा, कच्चा पिनेलिया टर्नाटा, कच्चा क्रोटन कच्चा यूफोर्बिया कंसुई, कच्चा केपर स्पर्ज और कच्चा गैबोज। हाय, नक्षित ने ठंडी सांस ली। क्या एल्डर फेरोज को सचमुच ये 9 डेथर्स पाउडर हुआ है? मैंने इस 9 डेथर्स पाउडर के बारे में सिर्फ एक प्राचीन किताब में पढ़ा था। मैंने कभी किसी को इसे बनाते नहीं देखा। ये देखकर कि अक्षय ने सिर्फ फेरोज की नब्ज देखी और पता लगा लिया कि उन्हें कौन सा जहर हुआ है, कमरे में मौजूद कुछ डॉक्टर्स तुरंत हैरान रह गए। लगता था कि इस नौजवान में सचमुच कुछ खास काबिलियत थी। हसनैन ने सिर हिलाया और बोला, मैंने तो इस जहर के बारे में सुना भी नहीं था, तभी तो मैं इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया। अरिंदम ने भी कहा, मैंने भी इसे कभी नहीं देखा। ये जहर सचमुच अजीब है। इसे 10 कच्ची आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है। अक्षय ने यकीन के साथ कहा, जिसने जहर दिया वो जहर इस्तेमाल करने में माहिर है। नक्षित ने डॉक्टर्स की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है कि एल्डर फेरोज को जहर किसने दिया? पता नहीं, एक डॉक्टर ने सिर हिलाया और बोला, कल शाम को मास्टर ने कहा था कि वो एक दोस्त से मिलने जा रहे हैं। आज रात जब वो लौटे तो अचानक गिर पड़े। मास्टर, क्या तुम इस जहर को ठीक कर सकते हो?
नक्षित ने जल्दी से पूछा। बाकी लोग भी उम्मीद भरी नजरों से अक्षय की ओर देखने लगे। बिल्कुल कर सकता हूँ, बस थोड़ा मुश्किल है, अक्षय ने जवाब दिया। मैं अब एल्डर फेरोज का जहर निकालता हूँ। बोलते हुए अक्षय ने अपना दायां हाथ हिलाया और फेरोज की छाती पर गड़ी सारी सिल्वर सुइयां वापस खींच लीं। फिर अक्षय ने अपने शरीर की ऊर्जा को जुटाया और 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ का इस्तेमाल करके सिल्वर सुइयां चलाईं। स्विश 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 स्विश, सिल्वर सुइयां एक एक करके उड़ी और फेरोज की छाती के अलग अलग एक्यू पॉइंट्स में सटीक ढंग से गड़ गईं। जल्द ही 9 सिल्वर सुइयां फेरोज की छाती के 9 एक्यू पॉइंट्स में गड़ गईं। बज बज बज, एक्यू पॉइंट्स में गड़ने के बाद 9 सिल्वर सुइयां जोर जोर से कांपने लगी और उनमें चमकदार सुनहरी रोशनी चमकने लगी। ये नज़ारा देखकर कमरे में मौजूद सारे डॉक्टर्स हैरान रह गए। यहाँ तक कि नक्षित, हसनैन और अरिंदम, जिन्होंने अक्षय को 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ इस्तेमाल करते देखा था, फिर भी इस बार इसे देखकर बहुत हैरान थे। 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ के जरिए उन्हें 1 एब्सोल्यूट, 2 ड्यूअलिटीज, 3 टैलेंट्स, 4 डिवीजन्स, 5 एलिमेंट्स, 6 पाथर्स, 7 स्टॉर्स, 8 ट्रिग्राम्स, 9 पैलेसेस, 10 डायरेक्शंस जैसे फिनोमिना दिखाई दिए। और कमरे में मौजूद कुछ डॉक्टर्स तो पूरी तरह अवाक और हैरानी के चरम पर थे। ये कैसी एक्यूपंक्चर टेक्निक है? क्या ये बहुत जादुई नहीं है? हाँ, मैंने ऐसी जादुई एक्यूपंक्चर टेक्निक कभी नहीं देखी, कुछ डॉक्टर्स चिल्लाए। ये है 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ, नक्षित ने जवाब दिया। क्या ये 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ है? एक डॉक्टर हैरान हुआ और उसके चेहरे पर अविश्वास था। क्या ये वही 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ है जो भारत के डिवाइन नीडल लिस्ट में नंबर 1 है? एक और डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। बिल्कुल, नक्षित ने सिर हिलाया। नक्षित का पक्का जवाब सुनकर कमरे में मौजूद कुछ डॉक्टर्स इतने उत्साहित हुए कि उनकी सांसें तेज हो गईं। आयुर्वेदिक मेडिसिन सीखने वाले हर व्यक्ति के लिए ऐसी लेजेंडरी एक्यूपंक्चर टेक्निक देखना बहुत बड़ा सम्मान था, खासकर नंबर 1 9 नीडल्स ऑफ हेवनली डाउ। उस पल कमरे में मौजूद सारे डॉक्टर्स फेरोज की छाती पर गड़ी 9 सिल्वर सुइयों को घूर रहे थे। वो पलक भी नहीं झपकना चाहते थे। जैसे जैसे सिल्वर सुइयां कांपती थीं, एक बदबूदार काला तरल सुइयों से बाहर निकलने लगा। और जब काला तरल बाहर निकला तो फेरोज के चेहरे का कालापन धीरे धीरे कम होने लगा और उसका रंग धीरे धीरे लौटने लगा। उनकी छाती का काला धब्बा भी धीरे धीरे हल्का होने लगा। समय बीतता गया। जब 9 सिल्वर सुइयां कांपना बंद कर दी तो अक्षय ने हाथ हिलाया और 9 सिल्वर सुइयों को वापस खींच लिया। अक्षय ने सिल्वर सुइयों को नीडल बॉक्स में वापस फेंका और बोला, ठीक है, एल्डर फेरोज का जहर निकल गया। बस इतना ही? एक अटेंडिंग डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। हसनैन ने कहा, जब मास्टर ने कह दिया है तो जरूर निकल गया होगा। लेकिन जैसे ही उसने बात खत्म की, फेरोज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। हे भगवान, वो सचमुच ठीक हो गए। ये बहुत जबरदस्त है। मास्टर ने आधे घंटे से भी कम में ठीक कर दिया। मिस्टर अक्षय की मेडिकल स्किल्स बहुत जबरदस्त हैं। वो तो जिंदा हुआ तो हैं। कुछ डॉक्टर्स प्रशंसा में चिल्लाए। वो पहले ही अक्षय के कायल हो चुके थे। उन्हें आखिरकार समझ आया कि दिल्ली के 4 डिवाइन डॉक्टर्स ने इस नौजवान को अपना मास्टर क्यों माना। इस नौजवान की मेडिकल स्किल्स इतनी असाधारण थीं। वो सचमुच दिल्ली के 4 डिवाइन डॉक्टर्स का मास्टर बनने लायक था। फेरोज ने कंफ्यूज होकर सबको देखा और पूछा, मास्टर, नक्षित, हसनैन, अरिंदम, तुम सब यहाँ क्यों हो? मैं मरा नहीं हूँ। नक्षित ने कहा, एल्डर फेरोज, अगर मास्टर ने तुम्हारे शरीर से 9 डेथस पाउडर को निकालने के लिए कदम नहीं उठाया होता तो तुम कब के मर चुके होते। फेरोज उठकर बैठ गए और हाथ जोड़कर बोले, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया, मास्टर। एल्डर फेरोज, जब तुम मुझे मास्टर कहते हो तो मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। शुक्रिया की जरूरत नहीं है। अक्षय ने हाथ हिलाया और पूछा, लेकिन मुझे बहुत उत्सुकता है। तुम्हें जहर किसने दिया? फेरोज ने जवाब नहीं दिया। इसके बजाय वो चुप हो गए। हसनैन ने जोर दिया, एल्डर फेरोज, जल्दी बता। अरिंदम ने कहा, एल्डर फेरोज, जिसने तुम्हें 9 डेथस पाउडर दिया वो साफ तौर पर तुम्हें मारना चाहता था। फेरोज ने लंबी आह भरी और बोला, ये सब मेरी गलती है। तुम्हारी गलती कैसे हुई? नक्षित ने कंफ्यूज होकर पूछा। अक्षय और बाकी लोग भी हैरान थे। फेरोज ने फिर कहा, ये एक लंबी कहानी है। अक्षय ने कहा, कोई बात नहीं एल्डर फेरोज, आराम से बताओ, हम सुनेंगे। फेरोज ने धीरे धीरे कहा, जब मैं 10 साल का था, एक घुमक्कड़ आयुर्वेदिक डॉक्टर जो मिस्टिक मेडिसिन सेक्ट का वारिस होने का दावा करता था, ने कहा कि मेरी काबिलियत अच्छी है। उसने मुझे मिस्टिक मेडिसिन सेक्ट का शिष्य बनाया और मुझे मेडिकल स्किल्स और मिस्टिक टेक्निक्स सिखाईं। उसके साथ एक सीनियर भाई और एक जूनियर बहन भी थी। सीनियर भाई का नाम कुलदीप था और जूनियर बहन का नाम सुमित्रा था। हमने उस मास्टर से आयुर्वेदिक मेडिसिन और मिस्टिक टेक्निक्स सीखी और हम असली भाई बहनों की तरह करीब थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कुलदीप और मुझे सुमित्रा से प्यार हो गया। एक दिन कुलदीप और मैंने सुमित्रा से अपने जज्बात जाहिर किए, लेकिन उसने आखिरकार मुझे चुना।
इसी वजह से कुलदीप मुझसे नाराज हो गया और सेक्ट छोड़कर चला गया। जाने से पहले कुलदीप ने कहा कि वो एक दिन आएगा और मेरी जान लेगा। अगले 50 साल तक सुमित्रा और मैंने कुलदीप को फिर कभी नहीं देखा। लेकिन सुमित्रा और मुझे बाद में पता चला कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की दुनिया में पॉइजन डॉक्टर किंग नाम का कोई शख्स है। हमने पता किया तो मालूम हुआ कि वो कुलदीप था। हैरानी की बात है कि बस कल कुलदीप सचमुच दिल्ली आया और मुझे खाने के लिए बुलाया। मैं इतना खुश था कि मैं उससे मिलने चला गया। अफसोस, कुलदीप अपनी नफरत भूला नहीं था और उसने मेरी शराब में जहर मिला दिया। मैं उस जहर को ठीक नहीं कर पाया। फेरोज की कहानी सुनने के बाद ही अक्षय और बाकी लोगों को समझ आया कि माजरा क्या था। अक्षय को उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े व्यक्ति की जवानी में ऐसी प्यार नफरत की कहानी थी। नक्षित ने कहा, भाई फेरोज, ये तुम्हारा सीनियर भाई कुलदीप जरा सा भी दिमाग नहीं रखता क्या? जब तुम्हारी जूनियर ने तुम्हें चुना तो एक सीनियर भाई होने के नाते उसे खुश होना चाहिए था ना? फिर ये तुम्हारा जानी दुश्मन कैसे बन गया? अरिंदम ने भी मुंह बनाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा सीनियर भाई तो बिल्कुल बेकार है, जरा सा भी सहनशक्ति नहीं है इसमें। हसनैन ने छाती ठोकते हुए कहा, भाई फेरोज, अगर तुम्हारा वो सीनियर भाई फिर से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो हम सब मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। नक्षित और अरिंदम ने भी सिर हिलाकर हामी भरी। वैसे तो ये लोग अक्सर आपस में नोकझोंक करते रहते थे, लेकिन दिल से एक दूसरे की इज्जत करते थे और उनकी दोस्ती गहरी थी। अब जब उन्हें पता चला कि कोई फेरोज को नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो भला कैसे चुप रहते। फेरोज ने कड़वाहट भरे लहजे में कहा, ये सब मेरी गलती है। अगर सीनियर भाई कुलदीप मेरी जान लेना चाहते हैं तो ले लें। अरे, ये तुम्हारी गलती कैसे हुई? अक्षय ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, प्यार मोहब्बत को जबरदस्ती थोड़े ही करवाया जाता है। तुम्हारी जूनियर को साफ साफ तुम्हारा सीनियर भाई पसंद नहीं था। अगर तुम जबरन अपनी जूनियर को अपने सीनियर भाई के हवाले कर देते तो तुम उसका नुकसान करते। मेरे हिसाब से तुमने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती तुम्हारे सीनियर भाई की है। लेकिन फेरोज कुछ कहने ही वाला था, लेकिन हकीकत अक्सर हमारे सपनों जैसी नहीं होती। खट खट खट, बाहर से तेजी से दरवाजा खटखटाने और चिल्लाने की आवाज आए। बड़ी मुसीबत हो गई, बड़ी मुसीबत हो गई, अंदर आओ और बताओ, फेरोज ने कहा। दरवाजा खुला और एक वैद्य घबराते हुए दौड़कर अंदर आया। वैद्य ने जैसे ही फेरोज को बिस्तर पर बैठे देखा, वो हैरान रह गया। गुरुजी, आप ठीक हो गए? हाँ, फेरोज ने सिर हिलाया और कहा, बता, इतना घबराया क्यों है? क्या हुआ? वैद्य ने जल्दी जल्दी कहा, गुरुजी, अभी एक बूढ़ा आदमी आया था। आते ही उसने पूछा कि आप मर गए या नहीं। हमें लगा इस बूढ़े के दिमाग में कुछ गड़बड़ है तो हमने उसे भगा दिया। लेकिन वो ना सिर्फ गया नहीं, बल्कि उसने कोई दवाई का पाउडर छिड़क दिया। पलक झपकते ही उसने हमारे कई वैद्यों और कर्मचारियों को जहर दे दिया। नीचे तो सब हड़कंप मच गया है। ये सुनते ही फेरोज का चेहरा गंभीर हो गया। वो आ गया। अक्षय और बाकियों को भी समझ आ गया कि फेरोज किसकी बात कर रहा है। हसनैन ने तुरंत कहा, अरे, इस आदमी में इतनी हिम्मत कि वो अभी भी यहाँ चला आया। अच्छा हुआ, चलो जाकर उससे मिलते हैं। रहस्यमयी आयुर्वेद भवन का हॉल। रहस्यमयी आयुर्वेद भवन के मुख्य हॉल में उस वक्त हंगामा मचा हुआ था। कई वैद्य और कर्मचारी जमीन पर पड़े थे। उनके शरीर ऐंठ रहे थे, चेहरे काले पड़ गए थे और मुंह से झाग निकल रहा था। साफ था कि उन्हें जहर दे दिया गया था और वो मरने की कगार पर थे। जल्दी से इन्हें बचाओ, कोई इन्हें बचाओ, जल्दी वैद्य नक्षित और बाकियों को बुलाओ। वैद्य राजेश पहले ही ऊपर बुलाने गए हैं। कुछ वैद्य और कर्मचारी चिल्ला रहे थे और जहर से प्रभावित लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ढेर सारी जांच के बाद भी वो समझ नहीं पाए कि इन लोगों को कौन सा जहर दिया गया है। जहर उतारने का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। आयुर्वेद भवन में दवा लेने आए लोग एक तरफ इकट्ठा होकर हैरानी से ये सब देख रहे थे। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो काले कपड़े का कुर्ता पहने हुए था, पतला दुबला, 1.75 मीटर से भी कम लंबा। उसके लंबे सफेद ग्रे बाल पीछे बंधे थे, जिससे उसका पीला चेहरा साफ दिख रहा था। ये बूढ़ा था जहर का वैद्य राजा कुलदीप। एक वैद्य ने गुस्से में कहा, बुजुर्ग, इन लोगों का तुमसे कोई झगड़ा नहीं था, तुमने इन्हें जहर क्यों दिया? कुलदीप ने हाथ पीछे बांधे हुए ठंडे लहजे में कहा, इन्होंने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत की तो मैं इन्हें जिंदा कैसे छोड़ता। तुम, एक और वैद्य ने कुलदीप की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, जल्दी से जहर का तोड़ निकालो। अगर ये लोग मर गए तो तुम इसका अंजाम भुगतोगे। कुलदीप ने ठहाका मारते हुए कहा, अरे, तुम लोग फेरोज के शिष्य नहीं हो, तुम में जहर उतारने की काबिलियत नहीं है क्या? लेकिन जैसे ही उसने ये बात खत्म की, सीढ़ियों की तरफ से एक गुस्से भरी चीख सुनाई दी, सीनियर भाई कुलदीप, तुम जिसे मारना चाहते हो वो मैं हूँ। इन बेगुनाहों को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? आवाज सुनकर सबने उस तरफ देखा। अक्षय और बाकी लोग वहां आ चुके थे। कुलदीप ने फेरोज को देखा और आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मजा आ गया, तुम तो अभी तक मरे नहीं।
ना सिर्फ भाई फेरोज जिंदा हैं, बल्कि उनके शरीर का जहर भी पूरी तरह उतर चुका है। हसनैन गुस्से में आगे बढ़ा, भाई फेरोज तुम्हारा जूनियर भाई है, फिर भी तुमने एक लड़की के लिए अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी जूनियर ने भाई फेरोज को चुना, इसमें उसकी अपनी मर्जी थी। तुम्हें बधाई देनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो उनकी जान लेने पर तुले हो। ये क्या माजरा है? अगर तुम्हारे गुरु को पता चले कि तुमने अपने ही भाई को नुकसान पहुंचाया, तो वो कब्र से निकलकर तुम्हें मार डालेंगे। कौन सा जहर का वैद्य राजा? मेरे हिसाब से तो तुम बस जहर का ढोंगी हो। नक्षित और अरिंदम भी आगे आए और कुलदीप की भर्त्सना करने लगे। कुलदीप का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग हो कौन? तो सुन लो, हसनैन ने गर्व से कहा, मैं हूं दिल्ली का 100 जड़ी बूटी का राजा, हसनैन। फिर उसने नक्षित और अरिंदम की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है दिल्ली के सुई चिकित्सा के राजा नक्षित और हड्डी जोड़ने के राजा अरिंदम। ओह, कुलदीप ने समझते हुए सिर हिलाया, तो तुम लोग वो मशहूर सुई चिकित्सा का राजा, 100 जड़ी बूटी का राजा और हड्डी जोड़ने का राजा हो। सामने देखकर तो कुछ और ही लग रहा है। फिर उसने बात बदलते हुए कहा, जब तुम लोग इतने मशहूर हो तो मुझे यकीन है कि तुम्हारी आयुर्वेदिक कला कमाल की होगी। नक्षित ने कहा, हम खुद को कमाल का नहीं कहते, लेकिन कम से कम हम अपनी कला का इस्तेमाल दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं करते। हाँ, एलिसिया हसनैन ने ठहाका मारते हुए कहा, चलो देखते हैं कि तुम मेरे बनाए जहर को हरा सकते हो या नहीं। उसकी बात पूरी होने से पहले ही कुलदीप ने अचानक अपना दायां हाथ हिलाया। स्विश स्विश स्विश, 3 काली चांदी की सुइयां उसकी आस्तीन से निकली और नक्षित, हसनैन और अरिंदम की तरफ तेजी से फेंकी गईं। संभलो! जहर से प्रभावित वैद्य और कर्मचारी को ठीक कर रहे अक्षय ने हलचल देखी और जोर से चिल्लाया, लेकिन वो एक कदम पीछे रह गया। पफ पफ पफ, 3 सुइयां सटीक रूप से नक्षित, हसनैन और अरिंदम की छाती के एक्यूपॉइंट में लगीं। जैसे ही सुई लगी, नक्षित हैरान रह गया, ये जहर है। कहते हुए उसने जल्दी से कुछ सुइयां निकाली और अपने शरीर के एक्यूपॉइंट्स में चुभाई ताकि जहर उतरे। हसनैन ने एक थैली में से औषधि पाउडर निकाला और खा लिया। अरिंदम ने अपने शरीर के एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया, लेकिन जहर इतनी तेजी से फैला कि नक्षित और बाकी 2 लोग जहर उतारने से पहले ही जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही मिनटों में नक्षित और बाकी 2 लोगों के चेहरे काले पड़ने लगे, उनके शरीर ऐंठने लगे और मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान और डर गए। वो पीछे हटने लगे, कुलदीप के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। माय गॉड, ये बूढ़ा तो बहुत खतरनाक है। इसने तो पलक झपकते ही वैद्य नक्षित, वैद्य हसनैन और वैद्य अरिंदम को जहर दे दिया। मुद्दा यह है कि इस बूढ़े के जहर देने के तरीके खत्म ही नहीं होते। अभी पाउडर था, अब जहरीली सुइयां। इसका बचाव करना नामुमकिन है। वहां मौजूद लोग एक दूसरे से बातें करने लगे और कुलदीप को डर भरी नजरों से देखने लगे। फेरोज गुस्से में चिल्लाया, सीनियर भाई कुलदीप, अगर तुम में दम है तो मुझसे भिड़ो। मेरे दोस्तों को क्यों नुकसान पहुंचाया? टेंशन मत लो, अब तुम्हारी बारी है, कुलदीप ने ठंडे लहजे में कहा और एक काली जहरीली सुई फेरोज की तरफ फेंकी। लेकिन जैसे ही काली जहरीली सुई आई, स्विश, पीछे से एक चांदी की सुई आई और खनक की आवाज के साथ काली सुई को उड़ा दिया। कौन है ये? कुलदीप हैरान होकर चिल्लाया, अरे बूढ़े, मेरे सामने जहर से लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत? तुझे सचमुच मरना है क्या? अक्षय ने ठंडे लहजे में कहा और लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ा। और तुम कौन हो? कुलदीप ने अक्षय की तरफ देखा। फेरोज ने परिचय देते हुए कहा, ये है दिल्ली के नंबर 1 वैद्य। वो मेरे, नक्षित, हसनैन और अरिंदम के गुरु भी हैं। गुरु? कुलदीप एक पल के लिए हैरान रह गया और हंसते हुए कहा, फेरोज, तुम तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो। तुमने इस नौजवान को अपना गुरु बना लिया। मजाक कर रहे हो क्या? उस वक्त जब वहां मौजूद लोगों ने फेरोज की बात सुनी, वो भी हैरान और सदमे में थे। अरे, ये सच नहीं हो सकता है ना? ये जवान लड़का दिल्ली के 4 वैद्यों का गुरु है। ये तो नामुमकिन है ना। आमतौर पर तो बुजुर्ग आयुर्वेदिक वैद्यों की कला ही कमाल की होती है, लेकिन ये लड़का तो बस 20 की उम्र का लगता है। क्या ये सचमुच 4 वैद्यों का गुरु है? लेकिन जब वैद्य फेरोज ने ऐसा कहा है तो ये झूठ तो नहीं होगा ना। सब लोग धीरे धीरे बातें करने लगे और उनकी नजरें अक्षय पर टिक गईं। उसी वक्त पीछे से एक हैरान करने वाली आवाज आई, अरे वाह, वैद्य राजेश और बाकी लोग ठीक हो गए। इस जवान लड़के की आयुर्वेदिक कला तो जादुई है। उसने बस कुछ सुइयां चुभाई और वैद्य राजेश और बाकियों के शरीर का जहर उतार दिया। आवाज सुनकर सबने मुड़कर देखा, और सचमुच कुलदीप के जहर के पाउडर से बेहोश हुए वैद्य और कर्मचारी जाग चुके थे। इस बार वहां मौजूद सभी लोगों को अक्षय की आयुर्वेदिक कला पर थोड़ा यकीन होने लगा। कुलदीप ने भी अक्षय को गौर से देखा और हंसते हुए कहा, लड़के, तुम में तो कुछ दम है। तुम इतने कम वक्त में मेरे 10 सुगंध हड्डी पिघलाने वाले पाउडर का जहर उतार पाए।
फेरोज ने गर्व से कहा, सीनियर भाई कुलदीप, मेरे गुरु ने न सिर्फ 10 सुगंध हड्डी पिघलाने वाले पाउडर का जहर उतारा, बल्कि तुमने मुझे जो 9 मृत्यु पाउडर दिया था वो भी मेरे गुरु ने उतार दिया। सचमुच? तो तुमने इस लड़के के शरीर का जहर उतारा? कुलदीप ने अक्षय को और दिलचस्पी से देखा। अक्षय ने बेपरवाह लहजे में कहा, ये जहर मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुलदीप ने खतरनाक ढंग से हंसते हुए जमीन पर पड़े नक्षित, हसनैन और अरिंदम की तरफ इशारा किया। तो अगर तुम में दम है तो इनके शरीर का जहर उतार कर दिखाओ। ये क्या मुश्किल है? अक्षय ने शांत चेहरे के साथ एक वैद्य से चांदी की सुइयों का डिब्बा लिया और अपनी कलाई हिलाई। पलक झपकते ही सुई के डिब्बे की सारी 27 सुइयां हवा में उछलीं और ऊपर उड़ने लगीं। फिर अक्षय ने अपने शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा किया और अपने दाएं हाथ को हिलाया। स्विश स्विश स्विश। 27 सुइयां नक्षित, हसनैन और अरिंदम की छाती के 9 एक्यूपॉइंट्स पर चुभ गईं। बज बज बज। हर एक के शरीर में 9 सुइयां चुभीं और वो जोर जोर से कांपने लगीं। ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी वैद्य हैरान रह गए। इस लड़के की सुई चिकित्सा तो गजब है। इसने तो एक साथ 3 लोगों पर सुई चुभाए। इस लड़के की आयुर्वेदिक कला को छोड़ो, बस ये तकनीक ही दिल दहला देने वाली है। वहां मौजूद लोग जोर जोर से बातें करने लगे और बार बार तारीफ करने लगे। यहां तक कि सामने खड़े कुलदीप ने भी हैरानी में अपनी आंखें सिकोड़ लीं। थोड़ी देर बाद नक्षित, हसनैन और अरिंदम का शरीर ऐंठना बंद हो गया। उनके मुंह से सफेद झाग निकलना बंद हो गया और उनके चेहरे सामान्य हो गए। जब सारी सुइयां कांपना बंद कर दी तो अक्षय ने अपना हाथ हिलाया और सारी सुइयां वापस ले लीं। जैसे ही सुइयां निकलीं, वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि नक्षित और बाकी 2 लोग अपनी आंखें खोलकर उठ बैठे। माय गॉड, ये जवान लड़का तो कमाल का है। इसने तो इतने कम वक्त में वैद्य नक्षित, वैद्य हसनैन और वैद्य अरिंदम के शरीर का जहर उतार दिया। अब समझ आया कि चारों वैद्य इस जवान लड़के को अपना गुरु क्यों मानते हैं। ऐसी जादुई कला तो गजब है। लगता है ये जवान लड़का भविष्य में दिल्ली का नंबर 1 वैद्य बनेगा। वहां मौजूद सभी लोग पूरी तरह से कायल हो गए। अब कोई भी अक्षय की आयुर्वेदिक कला पर शक नहीं कर रहा था। कुलदीप भी हैरान था और लंबे वक्त तक कुछ बोला नहीं। गुरुजी, आपने हमें बचा लिया। नक्षित और बाकी 2 लोग जमीन से उठे और अक्षय को झुककर प्रणाम किया। अक्षय ने बस अपना हाथ हिलाया और कुलदीप की तरफ देखा। उसने साफ आवाज में कहा, मिस्टर कुलदीप, जब तक मैं हूं तुम जहर से किसी की जान नहीं ले सकते। मेरा सुझाव है कि तुम जल्दी से यहां से चले जाओ और भविष्य में भाई फेरोज से बदला लेने की सोचना भी मत। कुलदीप ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं, मुझे यकीन नहीं। अब तुम्हें और क्या यकीन नहीं? हसनैन ने कुलदीप को घूरते हुए कहा, इतने से जहर से तुम मेरे गुरु का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुलदीप ने अक्षय को गुस्से से देखा और कहा, लड़के, क्या तुम में हिम्मत है कि मुझसे जहर और जहर उतारने की टक्कर लो? अगर तुम मुझे हरा पाए तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा और फिर कभी फेरोज से बदला नहीं लूंगा। सचमुच? अक्षय ने भौहें उठाते हुए कहा, तुम पक्का वादा करते हो कि अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम भाई फेरोज से बदला नहीं लोगे? बिल्कुल, कुलदीप ने सिर उठाकर कहा, मैं कुलदीप जो कहता हूं वो करता हूं। ठीक है, अक्षय ने सिर हिलाया और कहा, बता तुम टक्कर कैसे लेना चाहते हो? कुलदीप ने सोचकर कहा, तो चलो 3 राउंड में टक्कर करते हैं। पहले राउंड में हम दोनों एक्यूपॉइंट तकनीक से एक दूसरे को जहर देंगे। दूसरे राउंड में हम दोनों सुई चिकित्सा से एक दूसरे को जहर देंगे। तीसरे राउंड में तुम और मैं इस भवन में मौजूद सीमित जड़ी बूटियों से 10 मिनट में एक दूसरे के लिए जहर बनाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सबसे कम वक्त में जहर उतार पाता है। जो पहले 2 राउंड जीत ले वही विजेता होगा। क्या तुम में हिम्मत है टक्कर लेने की? कुलदीप की बात सुनकर वहां मौजूद लोग जोश में आ गए। हाँ, आज तो मजा आने वाला है। मैंने पहले वैद्यों को इलाज में टक्कर लेते देखा था, लेकिन आज जहर में टक्कर देखने को मिलेगी। जहर देना भी आयुर्वेद का हिस्सा है। अब देखते हैं कि किसका जहर और जहर उतारने की कला बेहतर है। भाई डर मत, टक्कर ले, इसे पूरी तरह कायल कर दे। सब लोग हल्ला मचाने लगे। फेरोज ने भौहें चढ़ाईं और उसे कुछ गलत लगा। चूंकि कुलदीप ने जहर का वैद्य राजा के रूप में नाम कमाया था, इसका मतलब था कि उसकी जहर देने और उतारने की कला को आयुर्वेदिक दुनिया ने माना था। हालांकि अक्षय की आयुर्वेदिक कला बहुत अच्छी थी और जहर उतारने की काबिलियत कमाल की थी, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जहर देने की कला भी उतनी ही अच्छी थी। ये सोचकर फेरोज ने कहा, सीनियर भाई कुलदीप, ये बिल्कुल भी निष्पक्ष नहीं है। मेरे गुरु ने कभी किसी को जहर नहीं दिया, लेकिन तुमने आधी जिंदगी जहर और जहर उतारने में बिता दी। इस क्षेत्र में तुमसे बेहतर शायद ही कोई हो, इसलिए अगर तुम जीत भी गए तो इसमें कोई गर्व की बात नहीं होगी। भाई फेरोज, टेंशन मत लो, अक्षय ने फेरोज से कहा। फिर कुलदीप की तरफ देखकर बोला, मिस्टर कुलदीप, मैं तुमसे टक्कर लेने को तैयार हूँ। बढ़िया, तुम में सचमुच हिम्मत है। कुलदीप ने अक्षय की तारीफ में कहा और पूछा, पहले कौन जाएगा?
अक्षय ने हाथ उठाकर कहा, तुम बुजुर्ग हो, तुम पहले जाओ। पक्का, कुलदीप ने ठहाका मारते हुए कहा, लड़के, अगर मैं पहले गया और तुम मेरा जहर नहीं उतार पाए तो तुम मर जाओगे। अक्षय ने हंसते हुए कहा, टेंशन मत लो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जो मुझे जहर से मार सके। ताकि तुम्हें जहर देना आसान हो, मैं अपनी कमीज उतार देता हूँ। कहते हुए अक्षय ने अपनी कमीज उतारी और अपनी ऊपरी देह दिखाए। ये नज़ारा देखकर वहां मौजूद कई औरतों के चेहरे लाल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें ढक लीं। वो औरतें शर्माती हुई दिख रही थीं, लेकिन चुपके से अपनी उंगलियों के बीच से अक्षय की देह को निहार रही थीं। बात तो ये थी कि अक्षय वो इंसान था जो कपड़ों में दुबला पतला लगता था, लेकिन कपड़े उतारने पर उसकी देह मांसपेशियों से भरी थी। और उसकी मांसपेशियां बहुत संतुलित थीं, ना ज्यादा बड़ी ना छोटी। देखने में बहुत अच्छी लग रही थीं। बड़ा घमंडी है। कुलदीप की हंसी गायब हो गई। लड़के, जब तुझे मरने की इतनी जल्दी है तो मैं तेरा ये अरमान पूरा करता हूँ। कहते ही कुलदीप सीधे आगे बढ़ा। जब उसका दायां हाथ उसकी आस्तीन से बाहर आया तो उसकी तर्जनी और अंगूठा काला पड़ चुका था। साफ था कि उसने उस पर जहर लगाया था। फिर कुलदीप ने अपनी तर्जनी और अंगूठे को मिलाया और अपनी खास तकनीक, 7 चरम हृदय खाने वाली हथेली का इस्तेमाल करके अक्षय की छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया। कुलदीप ने 7 बार थपथपाने के बाद अक्षय की छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स तुरंत काले पड़ गए। तीखा जहर उन 7 एक्यूपॉइंट्स से होते हुए अक्षय के शरीर में घुस गया। मैंने अपना जहर डाल दिया, कुलदीप ने बेपरवाह लहजे में कहा और कुछ कदम पीछे हटा। उसने अक्षय को देखा और कहा, ये जहर मैंने खुद बनाया है और मेरी खास एक्यूपॉइंट तकनीक ने इसे तुम्हारे शरीर में डाला है। अगर तुम आधे घंटे में ये जहर नहीं उतार पाए तो तुम्हारी सारी हड्डियां गलकर पिघल जाएंगी। कुलदीप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सांस रोककर हैरान रह गए। अगर ये जहर सचमुच इतना खतरनाक है तो ये भाई तो गया काम से। जब ये भाई 4 वैद्यों का गुरु बन सकता है तो इतना सा जहर तो उतार ही लेगा ना। ये कहना मुश्किल है। आखिर ये बूढ़ा जहर का वैद्य राजा है, ये जहर का मास्टर है। वहां मौजूद लोग धीरे धीरे बातें करने लगे, ये देखने के लिए कि अक्षय जहर कैसे उतारेगा। लेकिन सबको हैरानी हुई कि अक्षय बस शांत खड़ा रहा और जहर उतारना शुरू नहीं किया, जैसे वो मौत का इंतजार कर रहा हो। गुरुजी, आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? जल्दी जहर उतारो, हसनैन ने याद दिलाते हुए कहा। अरिंदम ने घबराते हुए कहा, बस अब तो गया। क्या गुरुजी इस जहर को नहीं उतार पाएंगे? नक्षित ने डांटते हुए कहा, बकवास मत करो। गुरुजी जरूर कोई तरीका सोच रहे होंगे जहर उतारने का। कुलदीप ने हंसते हुए कहा, लड़के, अगर तुम ये जहर नहीं उतार पाए तो बोल दो, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। बशर्ते तुम्हें मुझे अपना गुरु मानना होगा। जी हाँ, उसे अक्षय की कला सचमुच पसंद आई थी। इसके अलावा उसके पास अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए वो एक शिष्य लेना चाहता था और अपनी कला उसे सिखाना चाहता था। तुम अपने आप को क्या समझते हो? मेरे गुरु को तुम्हारा शिष्य बनाने की हिम्मत? हसनैन तुरंत नाराज हो गया। अगर अक्षय ने कुलदीप को गुरु बना लिया तो क्या वो सब कुलदीप के पोते शिष्य बन जाएंगे? अरिंदम ने भी नाराजगी से कहा, चुप करो, मेरे गुरु तुम्हारा जहर जरूर उतार देंगे। जैसे ही अरिंदम ने ये बात खत्म की, अक्षय ने एक आह भरी। यह सुनकर नक्षित और बाकियों का दिल धक धक करने लगा। क्या सचमुच उनके गुरु इस जहर को नहीं उतार पाए? लेकिन तभी अक्षय ने कहा, मिस्टर कुलदीप, तुम्हारा जहर भले ही बहुत तीखा हो, लेकिन मेरे लिए ये बस औसत है ना? कुलदीप ने ठहाका मारते हुए कहा, बातें तो अच्छी कर रहा है। अगर तुझमें दम है तो इस जहर को उतार कर दिखा। ठीक है, अब उतारता हूँ। अक्षय ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी दाईं तर्जनी और मध्यमा को मिलाया और अपने शरीर की ऊर्जा को इकट्ठा किया। उसने विश्व एक्यूपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया। 3 मिनट से भी कम वक्त में अक्षय के 7 काले एक्यूपॉइंट्स तुरंत सामान्य हो गए और जहर काले धुएं की तरह उड़ गया। 8 मिनट। उस वक्त समय गिन रहा फेरोज जोर से बोला, कैसे, ये कैसे मुमकिन है? कुलदीप ने अक्षय को अविश्वास से देखा। सिर्फ 8 मिनट में इस लड़के ने जहर उतार लिया। ना सिर्फ कुलदीप बल्कि वहां मौजूद बाकी लोग भी हैरान थे। अक्षय ने कुलदीप की तरफ देखा और कहा, अब तुम्हारी बारी। लड़के, आजा। कुलदीप बेफिक्र था। कहते हुए उसने अपनी कमीज उतारने की तैयारी की। अक्षय ने सीधे कहा, मिस्टर कुलदीप, तुम्हें कपड़े उतारने की जरूरत नहीं। तुम इतने बुजुर्ग हो, इतने लोगों के सामने कपड़े उतारना ठीक नहीं। पक्का? कुलदीप ने ठंडे लहजे में कहा, कपड़ों के ऊपर से जहर देना कई गुना मुश्किल है। इसकी टेंशन तुम मत लो, अक्षय ने बेपरवाह लहजे में कहा। फिर वो आगे बढ़ा और फिर से विश्व एक्यूपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके कुलदीप की छाती के 9 एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया। थपथपाने के बाद अक्षय 2 कदम पीछे हटा और कहा, हो गया। बस इतना? हसनैन ने हैरानी से कहा, गुरुजी ने तो इस आदमी को बस 9 बार थपथपाया। लगता नहीं कि उन्होंने जहर दिया। अरिंदम ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या गुरुजी का दिया जहर बेरंग और बेस्वाद है?
नक्षित ने सिर हिलाकर कहा, हो सकता है। लेकिन जैसे ही नक्षित ने ये बात खत्म की, कुलदीप ने अचानक दर्द से चीख मारी। उसके माथे पर ठंडा पसीना छलक आया और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। अरे, इतनी जल्दी असर हो गया। तुमने जो जहर डाला वो तो बहुत तीखा है, किसी ने हैरानी से चिल्लाकर कहा। कुलदीप ने अक्षय को दर्द भरी नजरों से देखा और फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे जहर नहीं दिया, बल्कि मेरे शरीर में छुपे जहर को बाहर निकाला। बढ़िया लड़के, तुम में सचमुच दम है। दरअसल कुलदीप ने इतने सालों तक जहर और जहर उतारने की खोज की थी। उसके शरीर में पहले से ही ढेर सारे जहर छुपे थे। हालांकि वो आमतौर पर इन जहरों को दबा लेता था, लेकिन अक्षय ने अचानक इन्हें बाहर निकाल दिया, जिससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे पूरे शरीर में खुजली और दर्द हो रहा था। उसे कभी गर्मी तो कभी ठंड महसूस हो रही थी। कुलदीप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वाह, ये भाई तो कमाल का है। इसे जहर देने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसने तो इस बूढ़े के शरीर में छुपा जहर बाहर निकाला और वो तड़पने लगा। बिना जहर दिए दूसरे को जहर देना, ये कला तो गजब है। हैरानी भरी बातें गूंजने लगीं। सब लोग अक्षय को नई नजरों से देखने लगे। नक्षित, हसनैन, अरिंदम और फेरोज तो अक्षय की और भी इज्जत करने लगे। लड़के, तुम मेरे ही शरीर के जहर से मुझे जहर देना चाहते हो? सपने देखो, कुलदीप ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने अपना दायां हाथ उठाया, तर्जनी और अंगूठे को मिलाया और अपनी छाती के एक्यू पॉइंट्स पर थपथपाया। लेकिन एक्यू पॉइंट्स थपथपाने के बाद भी कोई खास असर नहीं हुआ। इसलिए उसने एक और औषधि पाउडर की थैली निकाली और निगल लिया। ये औषधि पाउडर उसने खास तौर पर बनाया था और ये सारे जहर उतार सकता था। इस सब के बाद कुलदीप ने आखिरकार अपने शरीर का जहर उतार लिया। लेकिन उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वो हाँफ रहा था। कुलदीप ने अपने माथे का पसीना पोंछा और अक्षय से कहा, लड़के, मैंने पहले ही कहा था कि मेरे शरीर के जहर से मुझे जहर देना नामुमकिन है। सीनियर भाई कुलदीप, तुमने जहर उतारने में 15 मिनट लिए। उस वक्त फेरोज ने जोर से कहा। क्या 15 मिनट? कुलदीप को यकीन नहीं हुआ। फेरोज, क्या तुम इस लड़के के लिए जानबूझकर ढक रहे हो? फेरोज ने कहा, मैं ऐसी चालबाजी नहीं करता। बूढ़े, मैं भी समय गिन रहा था। तुमने सचमुच 15 मिनट लिए। तो क्या, हार गया तो क्या? अब तुम मुकर तो नहीं जाओगे ना? कुछ लोग जो समय गिन रहे थे एक एक करके बोलने लगे। मैं कुलदीप हार मानने वाला इंसान नहीं हूं। कुलदीप ने ठंडे लहजे में कहा और अक्षय की तरफ मुड़ा। लड़के, चल दूसरा राउंड शुरू करते हैं। थोड़ा रुककर कुलदीप ने कहा, इस बार तुम पहले जाओ, वरना लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूं। कोई दिक्कत नहीं, अक्षय ने जवाब दिया। क्या इस बार भी मुझे कपड़े नहीं उतारने? कुलदीप ने पूछा। अक्षय ने कहा, मुझे पता है कि इंसान के शरीर में कितने इक्विपमेंट्स होते हैं और वो कहाँ होते हैं। कपड़ों के ऊपर से तो छोड़ो, मैं आंखें बंद करके भी इन्हें ढूंढ सकता हूँ। ठीक है, कुलदीप ने गंभीर चेहरे के साथ सिर हिलाया। तो चल शुरू कर। अक्षय ने और देर नहीं की और अपने दाएं हाथ को हिलाया। स्विश स्विश स्विश। एक वैद्य के हाथ में मौजूद सुई के डिब्बे से 9 चांदी की सुइयां उन्हीं और कुलदीप की तरफ गईं। अगले ही पल 9 सुइयां उसके कपड़ों को भेदकर उसकी छाती के 9 एक्यूपॉइंट्स में चुभ गईं। बज बज बज। 9 सुइयां एक्यूपॉइंट्स में चुभने के बाद तुरंत कांपने लगी और चमकदार सुनहरी रोशनी चमकने लगी। कुलदीप ने नीचे देखा और उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। ये तो सुई चिकित्सा रैंकिंग में नंबर 1 स्वर्गीय मार्ग की 9 सुइयां हैं। बिल्कुल, अक्षय ने सिर हिलाया। मिस्टर कुलदीप, तुम्हारी नजरें अच्छी हैं। कुलदीप ने कहा, लड़के, तुम सचमुच मुझे बार बार हैरान कर रहे हो। मुझे नहीं पता था कि तुमने पौराणिक सुई चिकित्सा तकनीक सीखी है। तुम सचमुच कुछ और हो। लेकिन स्वर्गीय मार्ग की 9 सुइयां बीमारियों के इलाज में तो चमत्कारी हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि इनसे जहर दिया जा सकता है। अक्षय ने कंधे उचकाए और कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें जहर देने जा रहा हूं? अगर तुम मुझे जहर नहीं दोगे तो जीतोगे कैसे? कुलदीप अपनी बात पूरी करने से पहले ही दर्द से चीख पड़ा। इस बार कुलदीप का पूरा चेहरा काला पड़ गया। उसकी गर्दन और खुली त्वचा भी काली हो गई। उसके माथे पर फिर से ठंडा पसीना छलक आया और उसके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। वो चक्कर खाता हुआ लग रहा था, जैसे अब गिर पड़ेगा। ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। इस बार जहर ने तो बहुत जल्दी असर किया, किसी ने कांपती आवाज में कहा। फेरोज भी चिंतित दिखा। चाहे कुछ भी हो, कुलदीप उसका सीनियर भाई था। वो उसकी जान खत्म नहीं करना चाहता था। उसने अक्षय की तरफ देखा। गुरुजी, ये। अक्षय ने बेपरवाह लहजे में कहा, टेंशन मत लो, वो मरेगा नहीं। लड़के, तुमने फिर वही तरीका इस्तेमाल किया और मेरे शरीर का जहर फिर से बाहर निकाला। कुलदीप ने अक्षय की तरफ देखा और गुस्से में चिल्लाया। अक्षय ने होंठ सिकुड़े और कहा, मिस्टर कुलदीप, तुम कम बोलो। जहर उतारना ज्यादा जरूरी है। कुलदीप को भी लगा कि उसकी हालत बहुत खराब है।
इस बार अक्षय ने उसके शरीर में छुपे लगभग सारे जहर को बाहर निकाल दिया था, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा और जल्दी से जहर उतारना शुरू किया। उसने पहले एक्यूपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी छाती के कुछ एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने एक और औषधि पाउडर की थैली निकाली, लेकिन वो भी बेकार थी। जब उसे लगा कि जहरीली गैस उसके पूरे शरीर में फैलने वाली है, तो कुलदीप ने अपनी एक और खास तकनीक 7 चरम जहरीली सुइयां का इस्तेमाल किया और अपनी छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स में 7 सुइयां चुभाईं। इस तरह उसने जहर से जहर लड़ाने का तरीका अपनाकर जहर उतारा। 7 सुइयां चुभाने के बाद कुलदीप को थोड़ी राहत मिली, लेकिन जहर पूरी तरह नहीं उतरा। इसलिए कुलदीप ने एक और चांदी की सुई निकाली और अपनी 10 उंगलियों को चुभाया। जैसे ही उसकी 10 उंगलियां चुभीं, काले खून की बूंदें टपकने लगीं और जमीन पर गिरते ही उनसे काला धुआं निकलने लगा। ये नजारा देखकर सब लोग डर गए। थोड़ी देर बाद कुलदीप का चेहरा आखिरकार सामान्य हो गया, लेकिन वो गिरने की कगार पर था और भी जोर से हाँफ रहा था। उसने जोर से हंसते हुए कहा, लड़के, मैंने तुझसे कहा था कि मेरे शरीर का जहर मुझे जहर नहीं दे सकता। जब देखा कि कुलदीप का जहर उतर गया, तो फेरोज ने जोर से कहा, सीनियर भाई कुलदीप, तुमने इस बार जहर उतारने में 20 मिनट लिए। कुलदीप ने सिर हिलाया और अक्षय की तरफ देखा। लड़के, मेरी बारी। अक्षय का चेहरा शांत था। उसने कहा, तो आजा। कुलदीप ने कहा, इस बार मैं तुझे जहर से मार डालूंगा ताकि तू मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे गुरु माने। अक्षय ने कहा, इतनी जल्दी मत बोल, कहीं फिर से हार ना जाए। हम्फ, कुलदीप ने ठंडे लहजे में कहा और अपनी आस्तीन से 7 काली जहरीली सुइयां निकालीं। ये 7 जहरीली सुइयां उसने बनाए सबसे तीखे जहर से लपेटी थीं। अगर कोई इनके जहर से प्रभावित हो जाए और 10 मिनट में जहर ना उतारे तो उसकी मौत पक्की थी। आमतौर पर वो इन्हें इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन अब अक्षय को हराने के लिए उसे अपना तुरुप का इक्का इस्तेमाल करना पड़ा। लड़के, बस तू घुटने टेकने को तैयार रह, कुलदीप ने खतरनाक ढंग से हंसते हुए कहा और अपना दायां हाथ हिलाया। स्विश स्विश स्विश, 7 जहरीली सुइयां आसमान को चीरती हुई गईं और चमकदार काली रोशनी के साथ अक्षय की छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स में सटीक रूप से चुभ गईं। जैसे ही सुइयां चुभीं, एक तीखा जहर सुइयों के रास्ते अक्षय के शरीर में घुस गया। जहर इतनी तेजी से फैलने लगा कि वो दिखने लगा। पलक झपकते ही अक्षय की पूरी छाती काली पड़ गई और वो चारों तरफ फैलने लगा। गुरुजी, जल्दी जहर उतारो, नक्षित ने जल्दी से याद दिलाया। अक्षय मन ही मन हैरान था। जहर का वैद्य राजा का नाम बेकार नहीं था, इसमें सचमुच दम था। ये जहर उसे असहज कर रहा था। बात तो ये थी कि उसके गुरु की ट्रेनिंग की वजह से उसका शरीर सारे जहरों से मुक्त था। आम जहर उसे जहर नहीं दे सकते थे। इसलिए अक्षय ने और देर नहीं की। उसने पहले विश्व एक्यूपॉइंट तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स पर थपथपाया ताकि जहर और ना फैले। फिर उसने 7 चांदी की सुइयां उठाईं और अपनी छाती के 7 एक्यूपॉइंट्स में चुभाईं। थोड़ी ही देर में सुइयों के साथ साथ काला धुआं बाहर निकलने लगा। अक्षय की छाती का रंग आखिरकार सामान्य हो गया। अक्षय ने हल्की सांस छोड़ी और अपने शरीर की सारी सुइयां निकाल लीं। मिस्टर कुलदीप, तुम्हारा जहर सचमुच बहुत तीखा है, लेकिन मेरे लिए ये अभी भी कोई बड़ी बात नहीं। गुरुजी, तुमने जहर उतारने में 10 मिनट लिए, फेरोज ने जल्दी से समय बताया। उसकी बात पूरी होने से पहले ही भीड़ ने जोर जोर से हल्ला मचाना शुरू कर दिया। भाई ने सिर्फ 10 मिनट में जहर उतार लिया, तुम जीत गए, भाई सचमुच जीत गया। इस तरह भाई ने 2 राउंड जीत लिए, भाई ने ये टक्कर जीत ली। बूढ़े, अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? नक्षित, हसनैन, अरिंदम और फेरोज ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। कुलदीप ने जोर से सिर हिलाया, इस हकीकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। इस जवान लड़के ने उसे उसी के सबसे मजबूत क्षेत्र में हरा दिया था। हालांकि वो मानना नहीं चाहता था, लेकिन उसे हार स्वीकार करनी पड़ी। कुलदीप ने आह भरी और उदास चेहरे के साथ कहा, लड़के, तुम जीत गए। मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी फेरोज से बदला नहीं लूंगा। कहते हुए कुलदीप मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। रुको, अक्षय ने अचानक कुलदीप को रोका। कुलदीप ने मुड़कर पूछा, और कुछ? अक्षय ने कहा, मिस्टर कुलदीप, चलो तीसरा राउंड पूरा करते हैं। क्या मतलब? कुलदीप का चेहरा गंभीर हो गया। तुम पहले ही जीत चुके हो, अब टक्कर लेने का क्या फायदा? क्या तुम मुझे बेइज्जत करना चाहते हो? मिस्टर कुलदीप, मेरा वो मतलब नहीं है। अक्षय ने सिर हिलाया और कहा, तुम मशहूर जहर का वैद्य राजा हो। अभी सबने तुम्हारी एक्यूपॉइंट और सुई से जहर देने की कला देखी। सब हैरान रह गए, इसलिए सब लोग जरूर तुम्हारी जहर बनाने की कला भी देखना चाहेंगे। कहते हुए अक्षय ने सबकी तरफ मुड़कर पूछा, क्या सब लोग मिस्टर कुलदीप की जहर बनाने की कला देखना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल देखना चाहते हैं। सबने जवाब में सिर हिलाया। हालांकि उन्हें कुलदीप पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि उसकी जहर देने और उतारने की कला सचमुच कमाल की थी।
कुलदीप ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, चलो तीसरा राउंड पूरा करते हैं। फिर कुलदीप औषधि भंडार की तरफ गया और जड़ी बूटियां चुनने लगा। उसने जड़ी बूटियां पकड़ी और औषधि कागज पर रख दी। अक्षय ने अपनी कमीज पहनी और कुलदीप को दिलचस्पी से देखा। वहां मौजूद बाकी लोग भी हलचल देख रहे थे। थोड़ी देर बाद कुलदीप ने 10 जड़ी बूटियां पकड़ी और कहा, मैंने बना लिया। लड़के, तुम्हारी बारी। कहावत है ना, बाहर वाले तमाशा देखते हैं, भीतर वाले खेल। नक्षित, हसनैन, अरिंदम, फेरोज और वहां मौजूद वैद्य समझ गए। कुलदीप ने सचमुच इस भवन की 10 सबसे जहरीली जड़ी बूटियां चुनी थीं। फेरोज को साफ पता था कि उसके भवन में 1000 से ज्यादा जड़ी बूटियां थीं। कुलदीप का 10 मिनट में हजारों जड़ी बूटियों में से 10 सबसे जहरीली जड़ी बूटियां चुन लेना हैरान करने वाला था। सबसे जरूरी बात, ये 10 जड़ी बूटियां एक दूसरे के खिलाफ नहीं थीं, बल्कि वो एक दूसरे को बढ़ावा दे रही थीं, जिससे जहर की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। अक्षय को भी ये सब समझ आ गया, इसलिए उसने कुलदीप की और भी इज्जत की। नक्षित ने जल्दी से याद दिलाया, गुरुजी, जल्दी जड़ी बूटियां चुनो। ठीक है, अक्षय ने सिर हिलाया और औषधि भंडार की तरफ जाकर जड़ी बूटियां चुनने लगा। 5 मिनट से भी कम वक्त में अक्षय ने 3 जड़ी बूटियां चुनी और उन्हें औषधि कागज पर फेंक दिया। उसने बेपरवाह लहजे में कहा, मैंने भी चुन लिया। नक्षित और बाकी लोग अक्षय की चुनी 3 जड़ी बूटियों को देखकर हैरान रह गए। गुरुजी, क्या आपने सचमुच बस यूं ही 3 जड़ी बूटियां चुनी? हाँ गुरुजी, ये 3 जड़ी बूटियां तो जहरीली हैं ही नहीं। नक्षित और हसनैन एक एक करके बोलने लगे। फेरोज और अरिंदम के चेहरों पर भी अजीब भाव थे। क्या अक्षय ने इस टक्कर को छोड़ दिया? वहां मौजूद बाकी वैद्य भी यही सोच रहे थे। कुलदीप का चेहरा भी गंभीर हो गया। उसने गुस्से में कहा, लड़के, अगर तुम टक्कर नहीं लेना चाहते तो छोड़ दो, लेकिन तीसरे राउंड में इतने लापरवाह रवैये से टक्कर क्यों ले रहे हो? क्या तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो? अक्षय ने कहा, मिस्टर कुलदीप, मेरा तुम्हें नीचा दिखाने का कोई इरादा नहीं है। मैंने इन 3 जड़ी बूटियों को ध्यान से चुना है। इनका जहर तुम्हारे जहर से कहीं ज्यादा तीखा है। आखिर ज्यादा जहरीली जड़ी बूटियां इस्तेमाल करने से हमेशा तीखा जहर नहीं बनता। कभी कभी कुछ साधारण दिखने वाली जड़ी बूटियां मिलाने से भी जहर बन सकता है ना? कुलदीप ने ठहाका मारते हुए कहा, तो मैं खुद देखना चाहता हूं। फेरोज ने भवन के कर्मचारियों को आदेश दिया, जल्दी जाओ और औषधि तैयार करो। भवन के कर्मचारियों ने बार बार सिर हिलाया और जड़ी बूटियों के साथ पीछे के आंगन में चले गए। सब लोग चुपचाप इंतजार करने लगे। आधे घंटे बाद 2 कर्मचारी 2 कटोरे औषधि सूप लेकर आए। एक कर्मचारी ने कहा, ये औषधि सूप मिस्टर कुलदीप ने बनाया है। दूसरे कर्मचारी ने कहा, ये औषधि मिस्टर अक्षय ने बनाई है। अक्षय आगे बढ़ा, कुलदीप का औषधि सूप उठाया और एक घूंट में पी गया। कुलदीप भी पीछे नहीं हटा। उसने अक्षय का बनाया औषधि सूप उठाया और एक घूंट में पी लिया। अक्षय के औषधि पीने के कुछ ही मिनट बाद अक्षय का चेहरा लाल और हरा होने लगा और उसकी खुली त्वचा भी वैसी ही हो गई। जहर ने असर शुरू कर दिया। नक्षित ने चिल्लाकर कहा। सब लोग अक्षय को देखने लगे, इंतजार करने लगे कि वो जहर कैसे उतारेगा। अक्षय रुका नहीं। उसने एक चांदी की सुई उठाई और अपनी छाती के 9 एक्यूपॉइंट्स में चुभाए। 9 सुइयां 9 एक्यूपॉइंट्स में चुभने के बाद जोर जोर से कांपने लगीं। 10 मिनट से भी कम वक्त में सुइयों के साथ साथ काला धुआं हवा में उड़ गया। जहर उतारने के बाद अक्षय ने सुइयां समेट ली। मिस्टर कुलदीप, तुम सचमुच जहर का वैद्य राजा हो। इतनी सीमित जड़ी बूटियों से इतना तीखा जहर बनाना कमाल है। लगता है इस दुनिया में कोई ऐसा जहर नहीं जो तुम्हें जहर दे सके। कुलदीप ने तारीफ में कहा और बोला, लेकिन लड़के, भले ही तुम्हारी जहर उतारने की कला कमाल की हो, तुम्हारी जहर देने की कला तो बहुत साधारण लगती है। तुमने नहीं कहा था कि इन 3 जड़ी बूटियों से बनाया जहर मुझसे ज्यादा तीखा होगा? फिर मुझ पर अभी तक असर क्यों नहीं हुआ? लेकिन जैसे ही उसने ये बात खत्म की, कुलदीप ने अचानक दर्द से चीख मारी। उसे अपने पूरे शरीर में तीखा दर्द महसूस होने लगा। तभी कुलदीप को जहर उतारने का वक्त भी नहीं मिला। वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा और उसका पूरा शरीर ऐंठने लगा। उसका चेहरा डरावना हो गया। साफ था कि वो बहुत दर्द सह रहा था और उसे लग रहा था कि वो मरने वाला है। नक्षित ने हैरानी से चिल्लाकर कहा, माय गॉड, 3 गैर जहरीली जड़ी बूटियां मिलकर इतनी जहरीली कैसे हो गईं? फेरोज ने जल्दी से कहा, गुरुजी, सीनियर भाई कुलदीप मरने वाला लग रहा है, कृपया उसे बचा लीजिए। अक्षय का चेहरा शांत था। उसने कहा, टेंशन मत लो, वो ठीक हो जाएगा। वक्त बीतता गया। 10 मिनट से ज्यादा वक्त बाद ही कुछ हलचल हुई। पफट, कुलदीप ने अपना मुंह खोला और काला खून उगल दिया। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। क्या ये बूढ़ा जहर से मर गया? जैसे ही सब लोग बेचैन होने लगे, कुलदीप जमीन से ऐसे उठा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसने अक्षय को गहरे झुककर प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने मेरे शरीर के सारे जहर को उतार दिया। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ।
ये बात सुनते ही भीड़ में सन्नाटा छा गया। क्या ये बूढ़ा अभी जहर से प्रभावित नहीं था? अब ये ठीक कैसे हो गया? इस बूढ़े ने कहा कि भाई ने उसके शरीर के सारे जहर को उतार दिया। ये माजरा क्या है? सब लोग बहुत हैरान थे। जब सब लोग उलझन में थे, कुलदीप ने अक्षय को तारीफ भरी नजरों से देखा और कहा, भाई अब मुझे समझ आ गया। पहले 2 राउंड में तुमने जानबूझकर मेरे शरीर के सारे जहर को बाहर निकाला। इस आखिरी टक्कर में तुमने इन 3 जड़ी बूटियों से बनाए जहर का इस्तेमाल करके मेरे शरीर के जहर को पूरी तरह उतार दिया। अब जब मेरे शरीर में छुपा जहर पूरी तरह खत्म हो गया है, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। थोड़ा रुककर कुलदीप ने कहा, हालांकि ये जहर आमतौर पर मुझे प्रभावित नहीं करते थे, लेकिन एक दिन ये पूरी तरह फट पड़ते। उस वक्त मेरी मौत पक्की थी। भाई, चाहे तुम्हारी आयुर्वेदिक कला हो या तुम्हारा चरित्र, तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। इस टक्कर में मैं पूरी तरह हार मानता हूँ। कुलदीप की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग समझ गए। हसनैन ने आह भरी और कहा, हमारे गुरुजी कमाल के हैं। उन्होंने एक टक्कर के जरिए इस बूढ़े के शरीर के छुपे जहर को उतार दिया। कमाल, सचमुच बहुत कमाल। दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी नए वीडियो से जुड़े रहें।